सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 10 जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस वो डिस्कस करेंगे। नई वाली एनसीईआरटी बुक में ये जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर 7 है। तो यहाँ पर हम इस तरह से पढ़ेंगे ना कि हर टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से एक एक लाइन को बल्कि डिटेल में समझते हुए चलेंगे। तो इस वजह से हो सकता है वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन हर चीज़ आप देखोगे, एक एक पॉइंट, एक एक छोटी बात भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ की जाएगी। और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे आप देखोगे टाइटल के नीचे मोर लिखा होगा, वहाँ आपको क्लिक करना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ भी देखो मोर लिखा है, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे देखोगे क्लास 6 साइंस, उसके आगे लिंक दिया, उस पर क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है वहाँ से देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो का लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जनरल डिस्कशन यानी एक आम सा डिस्कशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी बच्चों के बीच में पहेली और बूझो की क्लास में। किस बारे में बात हो रही थी? अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। ये बात हो रही थी कि गर्मियों की छुट्टी में कौन कहाँ गया। तो सब अपना बता रहे थे, हम यहाँ गए, वहाँ गए, तो यही बात चल रही थी। कुछ लोग थे वो गए थे कहाँ? नेटिव विलेज। नेटिव विलेज यानी जो उनका पुश्तैनी गाँव होता है, दादा दादी का घर कह सकते हो। तो ट्रेन से गए, फिर ट्रेन से उतरने के बाद उन्होंने बस पकड़ी और बस के बाद फिर फाइनली आप बुलॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी पे सवार होके वो अपने गाँव पहुँच गए। एक स्टूडेंट था वो एरोप्लेन से ट्रेवल करके गया और एक ने अपने दिन को किस तरह से बिताया, छुट्टियों के दिन को गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल्स बोट। क्योंकि अंकल की बोट थी, उस बोट पे जाके उसने फिशिंग की यानी मछली पकड़ी। तो ये अलग अलग लोग बता रहे थे कि हम यहाँ गए, हमने ये किया, हमने वो किया। अब टीचर ने बच्चों से कहा कि रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल दैट मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट। तो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल को पढ़ने को टीचर ने कहा जिसके अंदर एक छोटे पहिया वाली एक गाड़ी के बारे में बात की गई थी जो कि मार्स पे, मंगल ग्रह की मिट्टी पे मूव कर रही थी और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मार्स मिशन में रोवर गया था ना, तो वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उसके बारे में टीचर ने कहा कि इसके बारे में पढ़ो। अभी हमारा जो चंद्रयान 3 वाला मिशन सक्सेसफुल हुआ है उसके अंदर भी एक गाड़ी इसी तरीके की छोटी पहिया वाली गई थी जिसका नाम प्रज्ञान रोवर है। तो उसके बारे में आपने न्यूज़ में देखा होगा, पढ़ा होगा। तो उसी के बारे में टीचर बात कर रही हैं, यानी वो मार्स की बात कर रही हैं। आप यहाँ पर भी एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हो, जो अभी हमारा चंद्रयान 3 वाला मिशन था उसी जैसी गाड़ी इस वाले मिशन में भी भेजी गई। तो ये जो व्हीकल होती है ना, ये जो रोवर आपका होता है, वह टेकन बाय स्पेस क्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स। तो जो स्पेस क्राफ्ट होता है उसी के थ्रू मार्स भेजा गया था। जैसे हमारा जो चंद्रयान 3 था उसके अंदर रोवर को भी स्पेस क्राफ्ट के थ्रू भेजा गया। इसी बीच पहेली क्या कर रही थी, कहानियाँ पढ़ रही थी अबाउट एंशिएंट इंडिया, प्राचीन इंडिया यानी बहुत पहले भारत कैसा था उसके बारे में वो पढ़ रही थी। और वो ये जानना चाह रही थी कि उस टाइम यानी बहुत पहले भारत में लोग कैसे ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह इन अर्लियर टाइम्स, यानी बहुत पहले। आजकल टाइम तो हमारे पास बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हैं, एरोप्लेन है, ट्रेन है, बस है, कार है। जब ये चीज़ नहीं हुआ करती थी बहुत पहले, तब लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसके बारे में ये जानना चाह रही है। तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो इसमें पहला मेन टॉपिक है 10.1 स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत पहले लोगों के पास कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, यानी कोई सवारी नहीं थी जिस पे सवार होके वो जा सके। तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट, यानी पैदल ही चल के जाते थे जहाँ जाना होता था। और अपना जो सामान वगैरह है ना वो अपनी पीठ पे लाद लिए, या उनके साथ जो एनिमल वगैरह होते थे, घोड़ा, गधा, इस तरह से चीज़ें, उसके ऊपर सामान लाद देते थे और अपना पैदल चलते रहते थे। तो ये तरीका था। फॉर ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग वाटर रूट्स, यानी पानी वाले रास्ते से जाना है, नदी को, समुंदर को पार करके कहीं जाना है, तो क्या यूज़ करते थे? बोट का यूज़ करते थे, नाव का यूज़ करते थे। और ये बात हम कब की कर रहे हैं? एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल, यानी बहुत साल पहले की बात। टू बिगिन विद, यानी बोट की कहानी भी अगर हम स्टार्ट करें तो जैसे आजकल हमको बोट देखने को मिलती है ना, उस तरह से नहीं होती थी। बल्कि बहुत स्टार्टिंग में बोट कैसी होती थी? बोट पर सिंपली लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड। लकड़ी के टुकड़े हुआ करते थे, यानी मोटे मोटे डंडे कह सकते हो। उसके अंदर हॉलो कैविटी यानी खाली जगह बना दी जाती थी, उसको थोड़ा सा खाली कर दिया जाता था, अंदर से उसकी लकड़ी निकाल ली जाती थी और फिर इस तरह से लकड़ी को लगा लगा के बोट बनाई जाती थी। यही इमेज में देख सकते हो, इस तरह से बनाते थे। लॉग ऑफ वुड होता था, यानी लकड़ी के लट्ठे होते थे, उसी को ऐसे एक साथ लगा के और इसको बांध देते थे और ये एक तरह से नाव का काम करती थी। ये जो लट्ठे होते थे ना, इनको अंदर से खोखला कर दिया जाता था ताकि अच्छे से तैर सके। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक प्लास्टिक की बोतल लो, खाली लो और बकेट के अंदर पानी भर लो, ठीक है। अब वो खाली जो बोतल है प्लास्टिक की, उसको उस बाल्टी के अंदर डालो तो देखो वो तैरेगी। अगर उस बोतल के अंदर पानी भर के, यानी भरी हुई बोतल को उसमें डालोगे तो वो डूब जाएगी। तो वो खाली रहती ना तो तैरती है। इसी तरह से वहाँ भी कैविटी बना देते थे, थोड़ा सा खोखला कर देते थे ताकि वो अच्छे से तैर सके। फिर बाद में लोगों ने सीखा किस तरह से लकड़ी के जो टुकड़े हैं उनको जोड़ के एक शेप बनाया जाए, बोट का शेप, जो आजकल आप बोट देखते हो उस तरह का शेप बनाना फिर सीखा उन्होंने। ये इस तरह की बोट की बात हो रही है।
तो पहले लॉग और वुड से बना लेते थे सिंपल सी फ्लैट वाली बोट। बाद में फिर जब सीखा कि हाँ इस तरह से बनाया जाए, ऐसा शेप बनाया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो इस तरह से बोट उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अब आप ये सोच सकते हो कि कैसे आइडिया आया कि इस तरह से बोट बनानी है, तो उसको देखते हैं। दीज शेप्स इमिटेटेड द शेप ऑफ एनिमल लिविंग इन वाटर। तो इनको ये आइडिया इस तरह से आया कि पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे फिश हो गई, उनका जो शेप होता है उसको देख के इन्होंने उसको कॉपी कर लिया। इमिटेट मतलब नकल मारना, यानी देखा कि मछली इस तरह से होती है, उसी तरीके से हम भी अपनी बोट बना दें तो मछली की तरह से हम भी तैरने लगेंगे, पानी पे हम तैर सकते हैं। तो वहाँ से नकल उन्होंने मार के और इस तरह से जो आजकल की बोट है वो बनाई। अब ज़रा याद करो जो हमारा डिस्कशन चल रहा था स्ट्रीमलाइंड शेप का, कि मछली का शेप कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है। चैप्टर 8-9 में हमने पढ़ा था। स्ट्रीमलाइंड शेप क्या होता है, जैसे मछली का आप शेप देखोगे तो दोनों जो इसके किनारे हैं, जैसे हेड वाला हिस्सा और टेल वाला हिस्सा, वहाँ जाके पतला हो जाता है और बीच वाले हिस्से में चौड़ा रहता है। इसी तरीके से तो हमारी बोट भी रहती है, ऐसे रहती है, दोनों किनारों पे देखो ये पतली होती है, बीच में ये चौड़ी रहती है। तो मछली का जो शेप था उसी को देख के इमिटेट कर लिया, नकल मार लिया और इस तरह से बोट बना ली। अब व्हील का जो इन्वेंशन हुआ उसने एक बड़ा बदलाव किया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में। यानी बहुत पहले लोग व्हील के बारे में, पहिए के बारे में नहीं जानते थे। फिर एक टाइम आया कि व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील का आविष्कार हुआ, लोगों ने पहिया बनाई। तो इस व्हील के इन्वेंशन ने बहुत बड़ा चेंज कर दिया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में। आज आप देखो कितनी चीजें हैं जहां पर व्हील का यूज होता है, बल्कि ज्यादातर जो आपके लैंड रूट वाले ट्रांसपोर्ट हैं, जो जमीन पे चलने वाले हैं, उनमें देखो आपके व्हील यूज होता है। कार हो गया, बस हो गया, साइकिल हो गया। तो एक बड़ा बदलाव हुआ था व्हील के इन्वेंशन की वजह से। अब ये जो डिजाइन था व्हील का वो इम्प्रूव हुआ ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी हजारों सालों के अंदर। भाई व्हील का जो इन्वेंशन हुआ था वो लगभग आज से 6000 साल पहले हुआ था। उस समय जानते हो कैसे होता था? सबसे पहले जो बनाया गया था वो पत्थर की पहिया बनाई गई थी। गोल सा पत्थर था और उसको पहिए की तरह इस्तेमाल किया गया। फिर ये हुआ कि यार पत्थर तो बड़ा भारी होता है, कुछ हल्की चीज से बनाते हैं, तो फिर लकड़ी की चीज से उन्होंने बनाया। फिर लकड़ी वाले में भी थोड़ा सा शेप चेंज करते गए। फिर मेटल का आया। फिर उसके बाद मेटल की व्हील में सोचा कि इसके ऊपर ट्यूब लगा देते हैं, टायर लगा देते हैं तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर ट्यूबलेस वाला सिस्टम आया। इस तरह से चीज़ें बदलती गई और आज हम देखते हैं आज की पहिया किस तरह से होती है। तो पहले स्टार्टिंग में दूसरी तरह थी, धीरे धीरे करते हुए उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होता गया। अब पहिया लगा के गाड़ी बना दी। ये गाड़ी चलाएगा कौन? तो एनिमल्स का यूज़ किया जाता था इन गाड़ियों को खींचने के लिए। जिन गाड़ियों में पहिया लगी होती थी, आगे एनिमल बांध दिया जाता। जैसे आप बैलगाड़ी वगैरह देखते हो तो उसमें पीछे गाड़ी होती, लकड़ी की बनी होती है, उसमें पहिया लगी होती है, आगे जो है बैल वगैरह को बांध दिया जाता है। तो इन गाड़ी को खींचने का काम एनिमल्स का हुआ करता था अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। पहले आप ये समझो कि 19th सेंचुरी क्या है। लोग हायर क्लासेस में पहुंच जाते हैं, ये सेंचुरी वाला कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता, इसलिए मैं आपको अच्छे से यहाँ समझा देता हूँ कि 19th सेंचुरी का मतलब क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं सेंचुरी का मतलब क्या है तो आपको 100 रन बन गया तो सेंचुरी हो गई। तो 100 रन जब बनता है तो सेंचुरी पूरी होती है, सेंचुरी हो गई। लेकिन स्टार्ट जानते हो कहाँ से होती है? पहले रन से। यानी जब पहला रन बनेगा तो सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही 100 रन हो जाएगा तो सेंचुरी कंप्लीट हो गई। इसको आप ऐसे समझो कि क्रिकेट में पहला ओवर कब स्टार्ट होता है? जब पहली बॉल फेंकी जाती है। और पूरा कब होता है? जब 6 बॉल फेंक दी जाती है। यानी जब 6 बॉल फेंक दी जाएगी तो पहला ओवर पूरा हो जाएगा। मैं सोचूं पहला ओवर स्टार्ट कब हुआ था तो आप कहोगे फर्स्ट बॉल पे। और कंप्लीट कब हुआ? जब 6th बॉल, 6ठी बॉल फेंकी गई तो ओवर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से जब पहला रन लिया गया तो सेंचुरी स्टार्ट हो गई और 100 रन बन गया तो सेंचुरी पूरी हो गई। यानी अब यहाँ पर जो 19th सेंचुरी की बात कर रहा है, सेंचुरी मतलब 100 होता है, तो 19th सेंचुरी मतलब 19 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1900 हो जाएगा। तो 1900 में जाके 19th सेंचुरी पूरी होगी। स्टार्ट कहाँ से होगी? ये स्टार्ट होगी 1801 से। यानी 18th सेंचुरी जब कंप्लीट हुई तो कब हुई? 1800 में हुई। जब 1801 जैसे ही स्टार्ट हुआ तो 19th सेंचुरी स्टार्ट हो गई। तो अगर 19th सेंचुरी की एग्जैक्ट डेट के हिसाब से मैं आपसे बात करूं तो 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 1801 को और कंप्लीट हुई 31 दिसंबर 1900 को। ये चीज़ें आगे आपको बहुत काम आएंगी जो मैंने अभी आपको समझाया। अंटिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के स्टार्ट होने तक पीपल स्टिल डिपेंड ऑफ एनिमल पावर टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी भी बहुत पहले की बात नहीं है। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग मतलब 1800 की बात है, 1801 और उसके बाद के करीब के सालों में लोग डिपेंड रहते थे एनिमल पावर पे। यानी गाड़ी तो बना ली, पहिया तो बना ली, गाड़ी खींचे कौन? एनिमल ही खींचेगा ना। तो उसी भी डिपेंड रहते थे कि एनिमल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो व्हील का इन्वेंशन कब हुआ? 6000 साल पहले। और अभी 200 साल पहले तक हम पूरी तरह से एनिमल पे डिपेंड थे कि भैया एनिमल नहीं होगा तो कैसे चलेगी हमारी गाड़ी? गाड़ी तो बन गई, चलेगी कैसे? द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस अ न्यू सोर्स ऑफ पावर। तो स्टीम इंजन जो होता है ऐसा इंजन जो भाप से चलने वाला है। अब आप कहोगे भाप से कैसे चलता है? कुकर में खाना बनते हुए देखा है?
जैसे मान लो दाल बन रही है तो दाल डाली जाती है उसमें पानी और मसाला वगैरह, तो पानी उसके अंदर रहता है। कुकर में एक सीटी लगी होती है ऊपर, वो क्यों लगती है मालूम? जब उसके अंदर खाना पकेगा तो वो जो पानी उसके अंदर खाने में हमने डाला था वो गर्म होगा तो भाप बन के उड़ेगा, तो वो प्रेशर लगाएगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक टाइम आता है तो सीटी बोलने लगती है। तो सीटी बोलने में क्या होती है, वो जो भाप थी अंदर उसने सीटी को ऊपर धक्का दिया और जो जगह बनी थी एयर निकलने की वहां से वो निकल गई, जो गैस है वो निकल गई। यानी स्टीम के अंदर इतनी पावर होती है कि वो सीटी को उठा दे और अपना निकलने का रास्ता बना ले। अगर वो सीटी ना हो, पैक कर दिया जाए, तो एक टाइम आएगा कुकर फट जाएगा, इतनी पावर होती है स्टीम में। तो उसी स्टीम की पावर को यूज करके इंजन बनाया गया। तो जब स्टीम इंजन के इन्वेंशन हुआ तो एक नया सोर्स मिल गया पावर का। यानी पहले गाड़ी थी, गाड़ी के पास खुद की पावर नहीं थी, उसको एनिमल चाहिए था। जैसे बैलगाड़ी है तो बैल और गाड़ी तो है, लेकिन गाड़ी चलेगी कैसे? जब बैल को हम उसके साथ जोड़ेंगे तो बैल लेके चलेगा। तो ताकत गाड़ी के पास नहीं थी, पावर गाड़ी के पास नहीं थी, पावर किसके पास थी? उस बैल के पास थी, उस एनिमल के पास थी। तो जब उस एनिमल को अटैच करते थे तो वो गाड़ी चलती थी, और हटा दें तो गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन अब क्या हुआ, स्टीम इंजन की वजह से गाड़ी के पास अपनी खुद की पावर आ गई। उसके अंदर हमने गाड़ी के अंदर ही इंजन लगा दिया कि अब किसी एनिमल की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास नया पावर आ गया। तो अब गाड़ी को बिना किसी एनिमल के यूज़ के भी हम चला सकते थे। तो रेल रोड बनाएगी। रेल रोड क्या है? यानी जो रेलवे पटरियाँ होती वो बनाएगी फॉर स्टीम इंजन ड्रिवन कैरेजेस एंड वैगन्स। तो रेल की पटरियाँ बनाई गई ताकि स्टीम इंजन से चलने वाली जो आपकी कैरेज यानी जो सवारी गाड़ी होती है जिसमें लोग सवारी चलते हैं, जैसे समझ सकते हो जो आपकी पैसेंजर ट्रेन होती है वो, और जो वैगन हो गया जिससे सामान वगैरह ढोया जाता है यानी मालगाड़ी। तो कैरेज यानी सवारी गाड़ी, पैसेंजर जो ट्रेन होती है, और वैगन यानी जो मालगाड़ी होती है, उसमें ये स्टीम इंजन लगाकर और रेल की पटरियों फिर चलाया गया। बाद में फिर ऑटोमोबाइल्स है। ऑटोमोबाइल का मतलब क्या है? ऑटो मतलब होता है सेल्फ, जो खुद से, और मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, यानी जो खुद से मूव कर सके। अभी मैंने आपको बताया पहले गाड़ी होती थी लेकिन वो खुद से मूव नहीं कर सकती थी, उसके लिए एनिमल की ज़रूरत होती थी, वो उस गाड़ी को खींचता था। लेकिन अब गाड़ी के अंदर इंजन लगा दिया तो ये सेल्फ मूवेबल हो गई, खुद से मूव कर सकती है, इसके पास खुद की पावर है, एनिमल की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से ये नाम लिया गया था कि ये ऑटोमोबाइल्स हो गया। तो कार वगैरह जो हो गई आपकी वो ऑटोमोबाइल्स कहलाएंगी कि खुद से ये मूव कर सकती हैं। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप वर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। तो मोटर से चलने वाली बोट हो गई, शिप हो गई, इनको यूज़ किया जाने लगा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर का है वहाँ पर। यानी पहले जो बोट वगैरह होती थी, शिप वगैरह होती थी, उसमें पर्दा टाइप का लगा होता था, हवा से चलती थी, या फिर आपकी जो छोटी बोट वगैरह होती थी वो ओर्स जो आपका चप्पू होता है उससे चलाई जाती थी। लेकिन अब जो है मोटर का यूज़ किया जाता है, जैसे स्टीमर वगैरह हो गई तो उनका यूज़ होता है। 1900 के जो शुरुआती साल थे यानी 1901, 2, 3 इस तरह के जो साल थे उसमें जो है एरोप्लेन का डेवलपमेंट हुआ। बाद में इसको इम्प्रूव किया गया। यानी पहले जो स्टार्टिंग में एरोप्लेन बनी होती थी ना, उसमें एक आदमी बैठ पाता था या मैक्सिमम 2-3 आदमी इस तरह से बैठ पाते थे। एक आगे चलाने वाले की होती थी और एक आध सीट पीछे अटैच कर दी गई तो एक आध आदमी और बैठ गया। लेकिन फिर इम्प्रूवमेंट हुआ और वो पैसेंजर को यानी ढेर सारे लोगों को कैरी करने लगी और सामान भी उसके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाने लगा। फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ गई, मोनो रेल्स हो गई। मोनो रेल क्या होती है? एक पटरी होती है, उसी पर वो एक तरह से ट्रेन टाइप की होती है, वो चलती है, छोटी सी होती है, मतलब 3-4 बोगी उसमें लगी होती है और वो चलती है। ये देख सकते हो इस तरह से मोनो रेल होती है। ये मेट्रो से थोड़ा अलग होती है, मेट्रो इस तरह से नहीं होती है, मेट्रो थोड़ी लंबी होती है ना। ये देखो इसमें कितनी है, 6 बोगी है इसके अंदर, तो इस तरह से रहती है, 4, 5, 6 इस तरह से रहती है और एक ही पटरी रहती है, इसी पे चलती है ये। तो जगह जहाँ कम होती है ना वहाँ मोनो रेल्स चलाई जाती है, क्योंकि मेट्रो में और थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए होती है। मुंबई वगैरह के अंदर ये मोनो रेल्स चलती हैं। सुपरसोनिक एरोप्लेन्स। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीड जो कि साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये जो आवाज़ है उसको चलने में एक टाइम लगेगा। इस आवाज़ की एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने की स्पीड होती है। तो अगर कोई चीज़ आवाज़ की स्पीड से तेज़ चले तो उसे हम कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। तो ऐसी एरोप्लेन्स बनाई गई जो सुपरसोनिक स्पीड से चले, यानी आवाज़ की स्पीड से भी तेज़ चलती हैं। एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द 20th सेंचुरी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एरोप्लेन की बात कर लें, इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात कर लें, मोनो रेल की बात कर लें, सुपरसोनिक एरोप्लेन की बात कर लें, स्पेस क्राफ्ट की बात कर लें, तो ये सब चीज़ें हमको कब देखने को मिली? ये 20th सेंचुरी के अंदर इन चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, ये चीज़ें बनी, इम्प्रूव हुई। अब बताओ मेरे को 20th सेंचुरी क्या होगी? अभी मैंने आपको बताया था 20th सेंचुरी कब ख़त्म होगी? ख़त्म होगी 20 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 2000 में स्टार्ट कब हुई थी? 1901 में स्टार्ट होगी और 2000 में ये कंप्लीट हो गई। तो इस बीच के अंदर ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली, ये चीज़ें डेवलप हुई। तो फिगर 10.1 जो कि पीछे दी हुई है उसके अंदर आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हैं। प्लेस देम इन करेक्ट ऑर्डर,
यानी एक ऑर्डर में उनको लगाना है फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। सबसे पहले जो मोड यूज़ किया जाता था उसको सबसे पहले लगाना है, फिर उसके बाद जो आया फिर इस तरह से करते हुए सबसे लास्ट में जो सबसे नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आपको लिखना है। तो चलिए इसको हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इमेज बनी हुई है। तो स्टार्टिंग से सबसे पहले बुलॉक कार्ट यानी जो आपकी बैलगाड़ी है वो यूज़ होती थी। तो यहाँ पर हम लिखते हुए चलते हैं कि सबसे पहले तो आपका बुलॉक कार्ट हो गया। उसके बाद क्या आया, ये जो शिप बनी है देखो ऊपर धुआं निकल रहा है। बोट तो बहुत पहले यूज़ की जाती थी, लेकिन यहाँ बोट नहीं बना, यहाँ शिप बनी है जिसमें से धुआं निकलते हुए दिख रहा है, यानी स्टीम पावर शिप्स है, भाप से चलने वाली जो शिप्स हैं उनकी इमेज बनी है। तो नेक्स्ट नंबर पे ये आपकी आएगी। बुलॉक कार्ट हो गया, उसके बाद स्टीम शिप आप कह सकते हो या शिप लिख सकते हो, स्टीम शिप लिख दो तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आपकी बाइसिकल आई। बाइसिकल की अगर बात करें तो ये 1817 के अंदर, साल 1817 के अंदर बाइसिकल का इन्वेंशन हुआ, इसको बनाया गया। लेकिन उस बाइसिकल के अंदर पैडल नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर इमेज देखो पैडल हमारी लगी हुई है, तो पैडल लगी हुई जो बाइसिकल है वो 1863 के अंदर बनी। तो तीसरे नंबर पर हमारी आएगी बाइसिकल। उसके बाद अब बताओ बस आई या ट्रेन। यहाँ पर देखो पिलर है और ये इस तरह से देखने को आज के टाइम में आपको मिलता है। स्टार्टिंग में जो ट्रेन चली थी जो कि 1804 के अंदर चली, वो आपकी स्टीम पावर थी, भाप से चलने वाली, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन की इमेज बनी हुई है। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन की हम बात करेंगे, यानी अब अगला नंबर किसका आएगा, इलेक्ट्रिक ट्रेन का। क्योंकि ट्रेन तो 1804 के अंदर चली, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन चली 1879 में। फिर आपका आएगा बस, क्योंकि बस जो चली थी वो 1895 से चलना स्टार्ट हुई। तो बस हो गया। अब कौन सा बचा लास्ट में, एरोप्लेन। ये 1900 के बाद चलना शुरू हुई, यानी 1903 के अंदर एरोप्लेन चली थी। तो लास्ट में हम लिखेंगे एरोप्लेन। तो जैसे हमसे कहा गया था उस तरह से हमने लिख दिया। अब यहाँ पूछ रहा है आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे। कोई ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो पहले यूज़ किया जाता था लेकिन आजकल वो यूज़ नहीं किया जाता। तो देखो बहुत से ऐसे ट्रांसपोर्ट थे जो पहले ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, आज उतना यूज़ नहीं किए जाते। लेकिन ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट ना होगा जो पूरी तरह से ख़त्म हो गया हो। कम यूज़ हो गया भले ही, जैसे लोग पहले घोड़े पे ऊँट पे चलते थे, अब इतना नहीं चलते, लेकिन चलते हैं। हाथी पे भी सवारी लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को यूज़ करने वाले लोग होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमको, एक एग्जाम्पल मुझे मिला, तो वो मैं आपको लिखा देता हूँ कि एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कि पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल के टाइम उसे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ नहीं किया जाता, यानी उसके वो सवारी की तरह यूज़ नहीं किया जाता। उसका नाम है पैलेंक्विन्स। जो आपकी पालकी होती है ना, ये आप इस इमेज में देख सकते हो कि ऐसा बॉक्स टाइप का बना होता था और उसके अंदर जिसको जाना होता था वो बैठ जाता था और लोग उसे कंधे पे उठा के लेके जाते थे। तो पहले यूज़ होता था, राजा महाराजा यूज़ हो गए या जो बड़े लोग होते थे वो इस तरह से यूज़ करते थे कि उनके नौकर जो है वो उठाकर उसको लेके चलते तो वो अपना अंदर बैठे रहते थे। आज के टाइम ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ नहीं होता। शादी वगैरह के अंदर ऐसे डोली उठती है तो वो एज अ फैशन यूज़ कर लेते हैं, या फिर किसी रिलीजियस प्रोसेस के लिए वहाँ उस तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन कहीं आने जाने के लिए इस तरह से यूज़ नहीं होता। 10.2 हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड। कितनी दूर आपने ट्रेवल किया है। हाउ वाइड इज़ योर डेस्क। आपकी जो डेस्क है वो कितनी चौड़ी है। इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे इस टॉपिक में। अब लोगों को ये कैसे पता चलता है कि कितनी दूर उन्होंने ट्रेवल किया। जैसे मान लो एक जगह से दूसरी जगह गए तो उसके बीच की दूरी क्या है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है बाई मेजरमेंट। हमको मेजर करना पड़ेगा, नापना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ गए और इनके बीच में कितनी दूरी है। अब आप ये कैसे जानोगे कि आपको स्कूल चलकर जाना है, पैदल जाना है, या फिर आपको किसी बस की जरूरत पड़ेगी या रिक्शा की जरूरत पड़ेगी स्कूल पहुंचने के लिए। ये कैसे जानोगे, पहले उसकी दूरी निकालोगे, स्कूल कितना दूर है। तो अगर करीब होगा, पैदल चल के जाने लायक होगा तो आप पैदल जाओगे, अगर दूर होगा तो रिक्शा से जाओगे, और दूर होगा तो आप बस वगैरह लोगे। जब आपको कोई चीज़ परचेज करनी होती है, कोई चीज़ खरीदनी होती है, तो आपके लिए क्या ये मुमकिन होता है कि पैदल मार्केट चले जाओ। तो इस सवाल का जवाब तो आप पे डिपेंड करता है कि आपके घर से मार्केट कितनी दूर है। अगर करीब में है, पैदल जाते हो, तो आप लिख दोगे यस। अगर मार्केट आपके घर से दूर है, आपको मार्केट जाना होता है, तो किसी सवारी से जाते हो, तो आंसर वो लिख सकते हो कि हम वॉक करके नहीं जा सकते, नो हो जाएगा। अब इन सवालों के जवाब का आंसर आपको कैसे मिलेगा। अब अक्सर ये चीज़ ज़रूरी होती है कि हमको ये पता हो कि वो जगह जहाँ हमको जाना है वो कितनी दूर है, ताकि हमको इसका आइडिया लग सके कि उस जगह पर हम कैसे जाएंगे। जैसे मैंने आपसे बता दिया कि आपको एक जगह जाना है, वो बस 100 मीटर की दूरी पे है, तो आप कहोगे पैदल चले जाएंगे। मैंने कहा 3 किलोमीटर की दूरी पे आपने रिक्शा वगैरह ले लिया। 50 किलोमीटर दूर है तो हो सकता है आप बस लोगे। 300-400 किलोमीटर दूर है तो हो सकता है आप ट्रेन लोगे। तो दूरी आपको पता चल जाएगी, तो उस हिसाब से आप पता कर सकते हो कि हम कैसे जा सकते हैं, कि चल के जाएंगे, बस लेंगे, या ट्रेन से जाएंगे, शिप से जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, या स्पेस क्राफ्ट से जाएंगे, अंतरिक्ष यान से जाएंगे, किससे जाएंगे। जैसे मान लो मैंने आपसे कह दिया कि आपको चांद पे जाना है, तो वैसा तो है नहीं कि साइकिल लेके आप चांद पे चल दोगे, या ट्रेन से बैठे अब चलते जाओ चांद पे पहुंच जाओगे। उसके लिए तो आपको स्पेस क्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना।
कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी लेंथ और विड्थ हमको जाननी होती है, ठीक है, कितना वो लंबा है कितना चौड़ा है ये जानना होता है। पहेली और बूझो की क्लासरूम में एक बड़ी सी डेस्क है विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट, यानी एक डेस्क है उसको 2 स्टूडेंट शेयर करते हैं, यानी एक डेस्क है 2 चेयर लगी हुई है और उसी एक डेस्क में दोनों को एडजस्ट करना है। पहेली और बूझो भी एक डेस्क शेयर करते हैं, लेकिन बार बार उनके बीच में लड़ाई होती रहती है। किस बात पे लड़ाई होती है कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं इज यूजिंग अ लार्ज शेयर ऑफ डेस्क, यानी पहेली कहती है कि बूझो ज्यादा हिस्सा लिया है, उसने डेस्क के बड़े हिस्से पे कब्जा किया है, डेस्क तो आधा आधा दोनों का है, तो पहेली कहती है बूझो आधा ज्यादा कब्जा किया है, बूझो कहता नहीं पहेली आधे ज्यादा कब्जा की है। तो इसी तरह से दोनों में लड़ाई होती रहती है। इसका मतलब इनकी प्रॉब्लम है क्या कि इनको पता नहीं है कि आधा डेस्क वाला हिस्सा कितना है, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि आधा तुम्हारा आधा इनका। अब टीचर ने इनको सजेशन दिया, सुझाव दिया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम मेजर करेंगे डेस्क की लेंथ कि डेस्क कितनी लंबी है। तो लंबाई पता चल जाएगी तो मार्क कर देंगे एग्जैक्टली मिडिल ऑफ इट, यानी बिल्कुल बीच में एक मार्किंग कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि सेपरेट कर सकें डेस्क के दोनों हाफ को। जैसे मान लो ये डेस्क है तो इसकी लंबाई टोटल पता चल जाए कितनी है तो उसका आधा कर देंगे और जहां आधा आएगा वहीं पर हम ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये हो जाएगा कि भैया ये हिस्सा पहेली का है और लाइन के इधर वाला बूझो का है। तो दोनों एक दूसरे के हिस्से में कब्जा नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइन अब बन गई। लेकिन सवाल ये कि कैसे नापें, डेस्क कितनी लंबी है कैसे पता चले। अच्छा, ये दोनों पहेली और बूझो गिल्ली डंडा इनको बहुत पसंद है अपने दोस्तों के साथ खेलना। तो बूझो ने एक सेट लाया गिल्ली और डंडा का। ये इस तरह से ये लंबा वाला डंडा है और ये छोटा वाला गिल्ली है। पता नहीं आप लोगों ने खेला है कि नहीं, लेकिन हमारे टाइम में बचपन में तो यही सब खेल होता था, गिल्ली डंडा लोग खेलते थे। तो बूझो ने गिल्ली डंडा लाया और वो मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेस्क कितनी लंबी है गिल्ली और डंडा को यूज करके। किस तरह से, चलिए हम देखते हैं, नीचे ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे डेस्क कितनी लंबी है। तो उन्होंने डेस्क के एक किनारे से एक डंडा रखा, फिर उसके बाद गिल्ली रखी, फिर गिल्ली रखी और फिर डंडा रखा। तो देखा कि डेस्क की जो पूरी लंबाई है वो कितनी है, 2 डंडा और 2 गिल्ली के बराबर है। अब इस डेस्क को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है तो कैसे होगा भाई, 2 गिल्ली और 2 डंडा है तो एक गिल्ली एक डंडा एक साइड आ गया, एक गिल्ली एक डंडा दूसरे साइड आ गया। तो जहां पर एक डंडा और एक गिल्ली खत्म हो रही है ये वाले पॉइंट पे, यहीं पर एक लाइन ड्रॉ कर दी गई, ठीक है, कि ये वो लाइन है जो इस डेस्क को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगी। एक साइड पहेली का हो गया, एक साइड बूझो का हो गया, क्योंकि पहेली वाली साइड में भी डेस्क की लंबाई कितनी आएगी, एक डंडा एक गिल्ली के बराबर, और बूझो वाले साइड में भी एक डंडा एक गिल्ली के बराबर आ रही है, तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिल गया। यही बात ऊपर लिखी है कि डेस्क की जो लंबाई है वो कितनी है, 2 डंडा और 2 गिल्ली के बराबर है। अब अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें बिल्कुल बीचों बीच में उस डेस्क के, तो दोनों लोग खुश हो जाएंगे। जहां पर आधी जो डेस्क है वो किसके बराबर है, पूरी डेस्क हमारी 2 गिल्ली 2 डंडे के बराबर है, तो आधी डेस्क एक डंडा और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर होगी। तो अब दोनों लोग खुश हो गए कि चलो बंटवारा हो गया भैया, हमारा हिस्सा ही है तुम्हारा हिस्सा ही है, अब कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या, कहानी में भी ट्विस्ट बाकी है। कुछ दिन के बाद जो उन्होंने लाइन बनाई थी ना वो मिटर गई। तो बूझो ने सोचा कि इससे पहले कि झगड़ा हो एक नया गिल्ली डंडा ले आते हैं, क्योंकि पुराना वाला उसने खुआ दिया था, रख दिया होगा कहीं ऐसे खो गया। तो फिर वो नया गिल्ली डंडा खरीद के लाया। अब वो फिर उसी तरीके से जो लेंथ है गिल्ली की उसको मेजर करने की कोशिश किया, ये गिल्ली डंडा का यूज करके फिर से हम मेजर करते हैं। लेकिन अब वो पुराना वाला गिल्ली डंडा नहीं है, दूसरा लेकर आया। तो दूसरे वाले में प्रॉब्लम जानते क्या हुई, गिल्ली और डंडा उतना ही बड़ा नहीं था, कुछ छोटा बड़ा था, यानी डंडा या गिल्ली थोड़ी सी बड़ी थी। तो उस बड़े होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आई कि एक डंडा इधर रखा, फिर एक डंडा इधर से रखा, एक गिल्ली इधर से रखा, जब दूसरी गिल्ली इधर रखने की कोशिश करा तो गिल्ली एक के ऊपर एक आ जा रही थी, यानी एक गिल्ली के बराबर जगह नहीं बच रही थी। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक बार डंडा इधर रखा, फिर ये गिल्ली रखा, इसी तरह इधर से डंडा रखा और गिल्ली रखने की जो कोशिश करा, तो ये हिस्सा देख सकते हो गिल्ली की लेंथ से छोटा है। तो जब गिल्ली ऐसे रख रहा था तो ये ऊपर आ जा रहा था, यानी अब ये जो डेस्क है उसकी लंबाई 2 डंडा और 2 गिल्ली के बराबर नहीं है कि एक गिल्ली एक डंडा हमने रख के और जहां खत्म हो रहा है वहां बीच में लाइन बना दी। तो अब प्रॉब्लम हो गई, अब बांट ही नहीं पा रहे हम। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जब वो नए वाले गिल्ली डंडा से मेजर कर रहे हैं तो डेस्क की लेंथ इस तरह से आ रही है कि वो 2 डंडे के बराबर तो है, 2 डंडे की जो लंबाई उसके बराबर तो है, लेकिन एक गिल्ली और थोड़ी सी जगह बच जा रही है, यानी एक गिल्ली के बाद दूसरी गिल्ली हम उस पर नहीं रख पा रहे हैं। जब रख रहे हैं तो वो ऊपर निकल जा रही है, यानी एक गिल्ली रखने के बाद थोड़ी सी जगह बच रही है जो कि एक गिल्ली की लंबाई से कम है। दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ। नाउ व्हाट, अब क्या हो, अब बीच में लाइन तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि एक एक डंडा के बराबर तो चलो हिस्सा दे दिया, लेकिन अब 2 गिल्ली नहीं है कि एक एक दोनों को दे दिया जाए। एक गिल्ली और थोड़ी सी जगह बच जा रही है, वो थोड़ी सी जगह जो बच रही है वो कितनी बड़ी है, उसकी लंबाई कितनी है वो नहीं समझ में आ रहा हमको, तो उसको कैसे बांटें। तो अब यहाँ इनके सामने प्रॉब्लम आ गई। अब आप बताओ कि पहेली और बूझो को आप क्या सजेशन दोगे, क्या सुझाव दोगे, कैसे वो मेजर करें डेस्क की जो लंबाई है उसको। क्या वो क्रिकेट की विकेट यूज कर सकते हैं और बेल्स का यूज कर सकते हैं मेजर करने के लिए लेंथ को, या फिर आपको ये लगता है कि इससे भी वही प्रॉब्लम आने वाली है कि मान लो विकेट और बेल्स का आपने यूज करके नाप लिया, चलो किस्मत से आपका न भी गया, बराबर बराबर बढ़ भी गया, लेकिन फिर लाइन मिटर जाएगी।
अब बूझो तो सामान खुआने में नंबर 1 है, खो जाएगा उससे विकेट और बेल्स, वो नई लेकर आएगा तो पता चला बड़ी या छोटी लेकर आ गया तो फिर नहीं नप पा रहा है, तो वही वाली प्रॉब्लम घूम फिर के वापस आ जाएगी कि अगर किसी दूसरी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे किसी चीज़ की लंबाई को मेज़र करने के लिए, जैसे डेस्क को मेज़र करने के लिए हमने गिल्ली डंडा का यूज़ कर लिया या विकेट और बेल्स का यूज़ कर लिया, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि हर बार ये काम नहीं करेगा, कभी हो सकता है काम कर जाए और कभी नहीं भी करेगा। अच्छा, एक काम वो ये कर सकते हैं कि एक छोटी लेंथ की स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक डोरी ले लेते हैं, बहुत लंबी डोरी ना हो, छोटी डोरी हो, और उस पर 2 पॉइंट मार्क कर देते हैं। अब ये जो होगा वो एक स्ट्रिंग लेंथ होगा, यानी एक डोरी की लंबाई हमने मान ली, कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि हाँ एक डोरी की लंबाई इतनी है। हमने जो डोरी ली उस पर 2 पॉइंट लगाया, उस 2 पॉइंट के बीच की जो दूरी है, जो लंबाई है, उसको हमने कह दिया कि ये एक स्ट्रिंग लेंथ है, ये अपने से हमने मान लिया। ठीक है, तो ये इस तरह से अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके पूरा दिखाऊंगा। ये देख सकते हो, ये इस तरह से मैंने डोरी ली है और दोनों किनारे पे मैंने यहाँ पर इसके पॉइंट लगा दिया जैसा कि हमसे कहा गया है। तो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट की जो दूरी है उसको हमने मान लिया कि एक स्ट्रिंग लेंथ है, एक डोरी की लंबाई है। ठीक है, तो अब वो क्या कर सकते हैं, जो डेस्क की लंबाई है उसको स्ट्रिंग लेंथ में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिगर 10.4 में आपको दिया है, देखो ये डेस्क है, इस तरह से उसने स्ट्रिंग ले ली, डोरी ले ली और डोरी की मदद से उसको नाप रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आप नाप रहे हो वो पूरी नप जाए, कुछ छोटा बड़ा हो जाए, तब क्या करोगे। हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंसेज लेस देन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग की लेंथ से छोटी कोई डिस्टेंस है उसको नापना है तो कैसे नापेंगे, तो फिर उसको फोल्ड कर देंगे स्ट्रिंग को। एक बार जब फोल्ड करेंगे तो फिर वो स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। एक बार और फोल्ड करेंगे तो 1/4 हो जाएगी, एक बार और फोल्ड कर देंगे तो 1/8 हो जाएगी। इसी तरह से एक स्ट्रिंग लेंथ को हम हाफ, 1/4, 1/8 बना सकते हैं फोल्ड कर करके। ठीक है, तो अब पहेली और बूझो शायद मेजर कर सकें कि एग्जैक्ट लेंथ क्या है डेस्क की यूजिंग स्ट्रिंग। डोरी का यूज करके शायद वो नाप सकें कि डेस्क की लेंथ कितनी है। अब शायद क्यों कहा, क्योंकि यहाँ भी जरूरी नहीं कि डोरी का यूज करके आप नाप ही लो। मान लो बहुत छोटी सी कोई चीज है, उसकी लंबाई आपको नापना है, तो वहां पर हो सकता है डोरी आपकी काम ना आए। तो ये वाला तरीका भी हमेशा काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ पहले वाले से ये बेहतर है, क्योंकि गिल्ली डंडे को हम फोल्ड नहीं कर सकते, उसको और छोटा नहीं बना सकते, इसको कम से कम छोटा बना सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो ये तो पूरी यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग लेंथ हो गई। एक बार हम फोल्ड कर देंगे तो स्ट्रिंग की जो लंबाई है वो आधी हो जाएगी। फोल्ड मतलब दोनों पॉइंट को एक जगह हमने लाके मिला दिया। तो अब ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है ये 1/2 है, आधी है स्ट्रिंग लेंथ की। इसी तरह से एक बार और फोल्ड कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, आधे का भी आधा, ये लंबाई हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम मेज़र करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरी टेबल है और इस टेबल की लेंथ को मैं मेज़र करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है। किस में मेज़र करेंगे, स्ट्रिंग लेंथ में, यानी जो मैंने स्ट्रिंग ली है, जो डोरी ली है, उसमें 2 पॉइंट जो मैंने मार्क किए हैं, तो वो कितनी डोरी के बराबर आएगा। अब देखो स्ट्रिंग पे हमने 2 पॉइंट मार्क कर लिया है, एक हमारा ये वाला पॉइंट है और दूसरा ये इधर एक पॉइंट है। ठीक है, अब इसको कैसे नापेंगे, एक जो पॉइंट है वो टेबल के इस किनारे पे होगा और दूसरा पॉइंट कहाँ आ रहा है वो हम ऐसे देख लेंगे। तो ये पूरी जो हो गई 2 पॉइंट के बीच की दूरी, ये एक स्ट्रिंग लेंथ हो गई। अब इसके आगे नापेंगे, यानी ये वाला जो पॉइंट है इसको उठा के हम यहाँ रखते हैं और इसको हम आगे ले जाते हैं, देखें कहाँ तक आता है। थोड़ा सा कैमरा मुझे इधर करना पड़ेगा। तो ये दूसरी लेंथ हमारी यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब इससे आगे नापेंगे तो ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग का यहाँ रखेंगे और अब देखेंगे कि ये वाला पॉइंट दूसरा कहाँ आ रहा है। तो देखो टेबल से आगे निकल जा रहा है, इसका मतलब ये 3 स्ट्रिंग लेंथ के बराबर नहीं है, 2 तो पूरा आ गया। अच्छा, इसका आधा कर लें, यानी जैसा कहा गया हमको कि फोल्ड कर लो, तो दोनों पॉइंट को एक साथ मिला लेंगे तो ये आधा हो जाएगा। अब ये जो लेंथ हमारी बनेगी यहाँ से यहाँ तक, ये आधे स्ट्रिंग की लेंथ होगी, क्योंकि एक को हमने फोल्ड कर दिया तो आधा हो गया, और फोल्ड कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, और कर देंगे तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या अब आ रही है, तो अब देखोगे कि लगभग ये आ गई। इसका मतलब 2 स्ट्रिंग लेंथ तो पूरी और एक आधी वाली 2.5, ढाई कह सकते हो, 2.5 स्ट्रिंग लेंथ के बराबर इस टेबल की लंबाई है। तो आपने देख लिया कि 2 स्ट्रिंग लेंथ ये तो पूरा आ रहा है, इसके साथ साथ आधा स्ट्रिंग लेंथ और डेस्क की जो लंबाई है वो इतनी है। अब आप ये कहोगे कि स्केल का यूज़ कर लो आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में है तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल यही करना ही चाहिए। ये गिल्ली डंडा ले लो, विकेट ले लो, धागा ले लो, इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत कुछ तो आपको कभी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हमेशा ये काम नहीं आएगी। तो बेस्ट तो यही है कि आप स्केल का यूज़ कर लो, रूलर का यूज़ कर लो और उससे नाप लो कि कितना सेंटीमीटर आ रहा है, कितनी लंबाई आ रही है। मान लो पूरी डेस्क की जो लेंथ है वो 90 सेंटीमीटर आ रही है, तो उसको आधा कर दोगे तो 45 सेंटीमीटर आ जाएगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक मान लो ये 45 सेंटीमीटर है, तो बस बीच में लाइन खींच दिया आपने, काम खत्म। तो आपको ये जो कहानी पूरी बताई गई ना, वो ये समझाने के लिए था कि जब हमारे पास स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं थे, कोई स्केल वगैरह, सेंटीमीटर, मीटर, इस तरह से नापने वाली कोई चीज़ नहीं होती थी, तो क्या तब कुछ नापा नहीं जाता था।
तब भी चीज़ें नापी जाती थी, इसी तरह से नापा जाता था। मुश्किल होता था, कभी काम करता था, कभी नहीं काम करता था, लेकिन इस तरह से हम कैसे भी करके नाप लेते थे। Buju has been reading about the way people used to measure distances before such standard scales were made and he has been trying to follow different methods of measuring distances। तो बुजू इस बारे में पढ़ रहा है कि पहले जब स्टैंडर्ड स्केल्स वगैरह नहीं होती थी, जैसे आजकल हमारे पास स्केल्स है जिससे हम नाप लेते हैं, तो उस समय कैसे लोग कौन सा मेथड यूज़ करते थे चीज़ों को नापने के लिए। तो इसी तरह से कोई चीज़ ले लेते थे और उसको एक लेंथ मान लेते थे कि हाँ भैया ये लंबाई है, इसके बराबर कितना आएगा, वो ऐसे नाप लेते थे। तो बहुत सारे मेथड वो यूज़ करते थे। इसमें जैसे आपका स्ट्रिंग वाला मेथड अभी हमने देखा, तो वो बहुत पहले यूज़ किया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे मौके हमारे सामने आते हैं जब हमको मेज़र करना होता है लेंथ को, यानी लंबाई को, और डिस्टेंस यानी दूरी को। जैसे मान लो टेलर है, दर्जी है, उसको कपड़े की लंबाई नापनी है ताकि उसको ये पता चले कि क्या ये कुर्ता सिलने के लिए काफ़ी है। आपने कपड़ा लेकर गए, दर्जी से कहा भैया हमारे लिए कुर्ता सिल दो, तो वो नाप के देखेगा भैया इतना इस लायक है कि नहीं, कुर्ता बन पाएगी नहीं। मान लो छोटा कपड़ा ले लिया तो कहे कुर्ता नहीं बन पाएगा, शर्ट ही बन पाएगी, तो वो नापेगा। अब आपका जैसे कारपेंटर हो गया, बढ़ई जो हो गया, लकड़ी के जो काम करता है, उसको इस बात की ज़रूरत होती है कि वो मेज़र करे कि जो कबर्ड है उसकी हाइट और विड्थ कितनी है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, और उस लंबाई चौड़ाई को नाप के उसको ये आइडिया लग जाएगा कि कितने लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी उसका दरवाज़ा बनाने के लिए। मान लो कबर्ड है, उसका दरवाज़ा टूट गया या नहीं है, आपको दरवाज़ा लगवाना है, तो उसको दिखाओगे तो वो नापेगा, हाँ इतना बड़ा कबर्ड है, इतना लंबा, इतना चौड़ा, तो इतना बड़ा दरवाज़ा लगेगा। तो पहले नापेगा कि कितना बड़ा दरवाज़ा बनेगा, फिर उसी हिसाब से आपको बताएगा कितनी लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह जो आपका फार्मर हो गया, किसान हो गया, उसको इस बात की ज़रूरत होती है कि जो एरिया है लैंड का, उसके जो खेत है वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ताकि उससे ये आइडिया लग सके कितनी बीज की ज़रूरत है, यानी कितनी बीज वो बो सकता है और कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी उसकी फसल के लिए। जैसे मान लो बीज खरीदने गया तो दुकान वाला पूछेगा ना भैया कितना बड़ा खेत है, तो वही थोड़ी ना कहेगा कि हमारा खेत छोटा है या बड़ा है। अरे छोटा बड़ा क्या होता है, कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना एरिया उसका है, उसी हिसाब से वो आपको देगा। तो वो कैसे पता चलेगा, जब आप मेज़र करोगे, नापोगे। अब मान लो आपसे पूछा गया कि आप कितने लंबे हो, तो कैसे बताओगे, नापना पड़ेगा कि नहीं, कैसे नापोगे। यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। जैसे मान लो ये आप हो, तो आपकी हाइट मेज़र करनी है, तो कैसे होगा, आपका जो हेड का टॉप है वो और फीट का जो हील है यहाँ तक, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर दें, तो ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी जो लंबाई होगी वही आपकी हाइट होगी। हाउ लॉन्ग इज़ द ब्रूम, ब्रूम मतलब झाड़ू, झाड़ू कितनी बड़ी है तो झाड़ू नापो। डेस्क कितनी चौड़ी है, दिल्ली से लखनऊ कितना दूर है, चांद धरती से कितना दूर है। इन सारे सवालों का जवाब आपको कब मिलेगा, जब आप मेजरमेंट करोगे, उसे नापोगे, तब बता सकते हो। तो इन सारे क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पर सारा जो मामला है वो किसका है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दो जगहों के बीच की दूरी कितनी है, कितना डिस्टेंस है, उसकी बात कर रहा है। अब दो जगह जो है वो क्लोज भी हो सकती है, करीब भी हो सकती है, लाइक द टू एंड्स ऑफ द टेबल। जैसे टेबल के दो किनारे हैं, तो उन दो किनारों के बीच की जो दूरी है तो ये करीब ही है ना, बहुत दूर तो है नहीं। और दो जगहों की दूरी बहुत दूर भी हो सकती है, जैसा कि जम्मू और कन्याकुमारी, इनके बीच की दूरी तो ये तो बहुत ज़्यादा है। टेबल के एक किनारे से दूसरे किनारे जाना आपके लिए कितना आसान है, एक कदम बढ़ाओ पहुंच जाओगे। और जम्मू से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से जम्मू जाना है तो ये बहुत ज़्यादा दूरी है, ट्रेन से या प्लेन से आपको जाना पड़ेगा। तो चलिए कुछ मेजरमेंट करते हैं टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेजर डिस्टेंसेज और लेंथ्स। तो कुछ मेजरमेंट करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हम करते क्या है जब हम किसी चीज़ की डिस्टेंस यानी दूरी या लेंथ यानी लंबाई, तो दूरी और लंबाई जब हमको मेज़र करना होता है, नापना होता है, तो वहाँ उस समय हो क्या रहा होता है, क्या करते हैं हम, तो इसके बारे में अब जानते हैं। 10.3 सम मेजरमेंट्स। तो चलिए थोड़ा सा मेजरमेंट करते हैं, चीज़ों को हम नापते हैं। एक्टिविटी 1 की बात कर लेते हैं। इसको आपको ग्रुप में करना है, एक एक करके सब लोग को करना है एक्टिविटी। इसमें आपको क्या यूज़ करना है, यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट लेंथ, यानी आप नापोगे कैसे, किस चीज़ से नापोगे। ये तो हमने देख लिया कि किसी चीज़ को मेज़र करना होगा, नापना होगा, तो कोई दूसरी चीज़ हमें यूज़ करनी पड़ती है। तो बहुत सारी हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम एक्टिविटी करेंगे उसके अंदर फुट का यूज़ करेंगे। आपका जो पैर होता है तो फुट की जो लंबाई है उसके हिसाब से हम बताएंगे कि कितना फुट ये चीज़ लंबी है या चौड़ी है। तो फुट का यूज़ करके आपको क्या करना है, मेज़र करना है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम। आपकी जो क्लासरूम है वो कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, फुट का आपको यूज़ करना है। कैसे मेज़र करोगे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस तरह से आपको मेज़र करना है और कितना फुट आ रहा है काउंट करते जाना, 1 2 3, इस तरह से आपको चलते जाना है और काउंट करते जाना है। जैसे आप क्लासरूम की लेंथ मेज़र कर रहे हो ना, तो लंबा वाला जो हिस्सा है वहाँ एक किनारे से चलना शुरू करोगे इस तरह से और दूसरे किनारे तक पहुँच जाओगे, तो फिर आपको ये लेंथ मिल जाएगा और कितना फुट आपने काउंट किया वो पता चल जाएगा। इसी तरह ब्रेथ यानी चौड़ाई को भी नाप लेना। अब ऐसा मुमकिन है कि जब आप मेज़र करो ना तो आपको कुछ ऐसा पार्ट बच जाए, यानी वो मेज़र ना हो पाए। क्यों ना मेज़र हो पाए, एज इट इज़ स्मॉलर देन योर फुट, यानी आपकी फुट की लंबाई से छोटा हिस्सा अगर बच गया तो उसको कैसे नापोगे। भाई फुट के बराबर तो आप नाप सकते हो, उससे छोटा हिस्सा कैसे नापोगे। उस केस में आपको क्या करना है, स्ट्रिंग का यूज़ करना है।
टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। तो जैसा कि हमने सीखा था स्ट्रिंग से मेजर करना, तो सबसे पहले आप स्ट्रिंग लेना, डोरी लेना, उससे अपने फुट की लंबाई नाप लेना कि फुट कितना लंबा है, फिर उसको फोल्ड कर करके देखना कितने फोल्ड में आता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1। तो ये जो आपका टेबल 10.1 है, इसके अंदर आपको लेंथ और ब्रेथ मेजर करनी है अपनी क्लासरूम की। तो अब मेरे पास तो क्लासरूम है नहीं, और हर स्कूल में अपनी क्लासरूम का जो साइज है वो कम ज़्यादा होता है, लेंथ और ब्रेथ अपनी अलग अलग होती है। तो नीचे जो टेबल दिया उसको अपने स्कूल के क्लासरूम के हिसाब से भरना, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर किसी के क्लासरूम का आइडिया ले सकूँ और यहाँ फिल करा सकूँ। एक रफ सा आइडिया मैं दे देता हूँ, जैसे नाम लिख लेना, अपना लिख लेना, अपने दोस्तों का लिख लेना। तो क्योंकि सबको क्लास में करना है, तो जैसे मान लो एक स्टूडेंट है राहुल, वो मेजर करता है अपना फुट का यूज करके, तो लेंथ आती है 12 फुट लेंथ और विड्थ आती है, यानी जो चौड़ाई है वो 10 फुट लेंथ। ये जस्ट मैंने एग्जांपल दे दिया, आप खुद मेजर करके यहाँ लिखो, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा और क्लासरूम का साइज तो आपका अलग होगा, तो आपका टीचर गलत कर सकता है ना। यहाँ तो उसी हिसाब से भरना है जैसा आपका क्लास होगा। एक्टिविटी 2 करते हैं, इसको भी आपको ग्रुप में करना है। आप में से हर एक को यूज करना है अपने हैंड स्पैन को एज अ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ द टेबल और अ डेस्क इन द क्लासरूम। तो आपके क्लास में जो टेबल या डेस्क होगी उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है, उसको आपको नापना है। कैसे नापोगे, यहाँ भी किस चीज़ से नापें, तो आपका जो हैंड स्पैन है, हैंड स्पैन का मतलब हिंदी में से बालिश्त या बीता कहते हैं, 1 बीता 2 बीता, तो कितना बीता आ रहा है या कितना बालिश्त आ रहा है वो आपको निकालना है। कैसे मेजर करोगे ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो इस कॉर्नर से हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं। ये 1 हैंड स्पन हो गया, ये दूसरा हैंड स्पन हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। 4 हैंड स्पन हो गया, लेकिन अभी भी ये इतना बचा हुआ है, तो 4 तो पूरा है, ये कितना है इसको कैसे नापेंगे। इसके लिए हमको स्ट्रिंग का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ कि यहाँ पर इतना बचा हुआ है, ठीक है, इसको भी मेजर करना है। अब यही स्ट्रिंग लेंगे, इसके एक कॉर्नर पे हमने ये ऐसे फिंगर रख दी और दूसरा ये जहाँ तक आ रहा है ये, तो ये पूरा हैंड स्पन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक इस लेंथ के बराबर है। तो ये जो लेंथ है इसको हम कह सकते हैं ये 1 हैंड स्पन है। अगर इसको हम फोल्ड कर दें एक बार, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार फोल्ड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, एक हैंड स्पन का आधा। एक बार और फोल्ड करते हैं तो अब कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो कि कितनी स्ट्रिंग आपको दिख रही है, 1 2 3 4। अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं और अब देखोगे कि ये इस वाली लेंथ के बराबर आ रहा है। ये जो हमारी है ये इस तरह से आप देख सकते हो कि 4 हैंड स्पन तो पूरा और एक 1/4 ऑफ द हैंड स्पन इसमें और ऐड होगा। तो आपने देख लिया कि कितना हैंड स्पैन आया, 4 हैंड स्पैन तो फुल आया, इसके साथ साथ 1/4 ये भी आया। तो मैथ में आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन वाले चैप्टर, तो आप जानते हो कि इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 4 1/4। तो जो मैंने कैलकुलेट किया था उसमें आप कैसे लिख सकते हो, यानी उसकी अगर आपको विड्थ बतानी है कि कितना था, तो आप कहोगे 4 1/4 हैंड स्पैन, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि आपको स्ट्रिंग की जरूरत पड़े कि स्ट्रिंग लेंथ निकाल लें, यानी आपका हैंड स्पैन कितना बड़ा है, स्ट्रिंग से वो नाप लो, जैसा कि फुट वाले केस में। यानी देखो जिस तरह से मैंने बताया ना, इसी तरह से आपको फुट वाले में भी करना है कि जैसे मान लो क्लासरूम आप मेजर कर रहे हो फुट लेंथ यूज करके। फुट लेंथ कैसी है आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ये यहाँ से लेके ये ऐसे लाइन खींच दें तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लंबाई है ये फुट लेंथ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा आप स्ट्रिंग ले लेना, डोरी ले लेना। तो जो हिस्सा बचा है, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना हिस्सा बच गया, अब ये 1 फुट के बराबर तो है नहीं कि हम उसे काउंट कर लें। तो आप क्या करना, जो स्ट्रिंग ली हो ना उसको ऐसे फोल्ड कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि आधा है और कम हिस्सा बचा है, तो एक बार और फोल्ड कर देना, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको करके दिखाया उसी तरीके से आपको फुट का भी यूज करना है कि जो हिस्सा कम हो उसको स्ट्रिंग का यूज करके नाप लेना। तो यही बात कही जा रही है कि अगर मान लो थोड़ा सा हिस्सा बच जा रहा है तो स्ट्रिंग लेंथ का यूज करोगे, और वो स्ट्रिंग लेंथ कितनी बड़ी होनी चाहिए, आपके हैंड स्पैन के बराबर, जो बीता है जो बालिश्त है उतनी बड़ी। और फिर अगर कम है तो फ्रैक्शंस का यूज कर लो इस स्ट्रिंग लेंथ का, ताकि आपकी मेजरमेंट हो सके, यानी 1/2 1/4 1/8 जितने में भी वो नप जाए उतना आपको कर लेना। फिर आपको ऑब्जर्वेशन अपनी रिकॉर्ड कर लेनी है। तो हमने ये देखा कि मेजरमेंट का मतलब क्या है। मेजरमेंट मींस कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। तो मेजरमेंट की डिफिनेशन अच्छे से याद रखना कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अननोन क्वांटिटी होती है, जैसे डेस्क है, कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है नहीं पता हमको, लेंथ विड्थ उसकी नहीं पता, क्लासरूम कितना लंबा है कितना चौड़ा नहीं पता, ये अननोन क्वांटिटी है। इसका हम कंपैरिजन करते हैं एक नोन क्वांटिटी के साथ, जैसे हमने फुट का यूज किया। तो ये हमने मान लिया कि 1 फुट लेंथ इतनी बड़ी है जितना बड़ा मेरा फुट है, तो मेरे फुट की जो लंबाई है उसको मैंने मान लिया कि ये 1 फुट लेंथ है। अब उस 1 फुट लेंथ का यूज करके हम एक अननोन क्वांटिटी, जो डेस्क की लेंथ हो गई, क्लासरूम का लेंथ हो गई या विड्थ हो गई, उसको मेजर करेंगे। अब ये जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी होती है इसको हम यूनिट कहते हैं।
जैसे मान लो आपने हैंड स्पैन को एक यूनिट मान लिया, तो आपका जो हैंड स्पैन है वो तो फिक्स रहेगा, छोटा बड़ा तो होगा नहीं। अब उसका यूज करके आप टेबल की लेंथ मेजर कर सकते हो, ब्रेथ मेजर कर सकते हो, अपनी बेड की जो है लेंथ मेजर कर सकते हो, या कोई स्टिक है उसकी लेंथ मेजर कर सकते हो। इस तरह बहुत सारी चीजों को आप मेजर कर सकते हो। तो यहाँ जो चीज फिक्स थी वो कौन सी थी? जो हैंड स्पैन आपने लिया था। तो जो फिक्स क्वांटिटी होती है, जो हमको मालूम होती है कि हाँ एक हैंड स्पैन इतना है, उसको हम यूनिट कहते हैं। तो जो रिजल्ट होता है मेजरमेंट का, उसको एक्सप्रेस करते हैं दो पार्ट में, यानी रिजल्ट दो हिस्से में होता है। एक आपका पार्ट नंबर होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो यूनिट होता है मेजरमेंट का। जैसे आप जानते हो ना कि मेरा स्कूल 3 किलोमीटर दूर है, तो आपने क्या लिखा? 3 किलोमीटर। तो दो चीज में है, एक तो आपका 3 नंबर है, दूसरा जो किलोमीटर है वो यूनिट है। किलोमीटर आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है, जो कि भी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें दो चीजें ये तो समझ गए, एक तो आपका नंबर है और दूसरा पार्ट जो है वो यूनिट है, कि किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं। क्योंकि देखो यूनिट से चीजें बदल जाती हैं। जैसे मैंने कहा 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 और 1 एक ही तो है, लेकिन यूनिट से पता चलेगा हाँ 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा है, आपको आइडिया है, स्केल में बना होता है 1 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर जानते हो बहुत ज्यादा होता है 1 सेंटीमीटर कंपैरिजन में। तो सिर्फ 1 और 1 देख के हम किसी चीज का आइडिया नहीं लगा सकते। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका स्कूल कितनी दूर है, आपने कहा 1, तो 1 से क्या आइडिया लगेगा कि 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है, कितना है? आपको यूनिट लगानी पड़ेगी, तब बात समझ में आएगी। 1 सेंटीमीटर से आपको आइडिया लगता है हाँ ये छोटी चीज है, 1 किलोमीटर अच्छा ये बड़ी चीज की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक्टिविटी 1 में हमने देखा द लेंथ ऑफ रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट। तो एक्टिविटी 1 के अंदर आपने किया होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल देके आपको बताया, तो आपने जो क्लासरूम में अपना मेजर किया होगा, जितनी फुट लेंथ आ रही होगी उस तरह समझ सकते हो। तो जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया था ना कि मान लो 12 लेंथ है आपके फुट का, तो ये जो 12 है वो नंबर है, और जो फुट लेंथ है वो क्या है? यूनिट है, जो कि हमने सेलेक्ट किया था मेजरमेंट के लिए। हम हैंड स्पैन का भी यूज कर सकते थे, हम गिल्ली का भी यूज कर सकते थे, हम विकेट का भी यूज कर सकते थे, बैट का भी यूज कर सकते थे, हम पेन का यूज कर सकते थे कि 1 पेन लेंथ, कुछ भी किसी भी चीज से हम मेजर कर सकते हैं। तो जो जिससे हम मेजर कर रहे हैं, नापने के लिए जो चीज हम यूज करेंगे वो हमारी क्वांटिटी कहलाएगी, वो फिक्स होगी। जैसे आपने पेन का यूज किया कि हम पेन का यूज करके अपनी डेस्क की लेंथ को मेजर करेंगे, कितनी पेन आती है, कितनी पेन लेंथ के बराबर है। तो पेन तो आपकी छोटी बड़ी थोड़ी ना हो जाएगी, पेन तो उसी साइज की रहेगी। जितनी अलग अलग चीजें मेजर करोगे उसी हिसाब से वैल्यू अलग अलग आती जाएगी। तो जो भी आपने माना होगा वो आपकी यूनिट कहलाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 12 आपका एक नंबर है और फुट लेंथ आपकी यूनिट हो गई। अब स्टडी करो सारे वो मेजरमेंट जो कि आपने रिकॉर्ड किया था टेबल 10.1 और 10.2 में। आर ऑल द मेजरमेंट ऑफ द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट इक्वल? तो आपने मेजर किया, आपके दोस्त ने मेजर किया, आपके क्लास में सभी लोगों ने मेजर किया होगा, तो क्या सबकी जो वैल्यू इक्वल आ रही थी? जैसे मान लो 12 फुट, तो 12 फुट सभी का आ रहा था क्या? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि जो फुट लेंथ है वो हर किसी की अपनी अलग होती है। किसी का फुट बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। भाई पैर छोटा बड़ा होता है ना, उसी के हिसाब से तो शूज़ वगैरह चप्पल जो खरीदते हैं उसका साइज़ होता है। अब दुकान पे जाते हो ये थोड़ी ना कहते हो कि हमको जूता दे दो, आप साइज़ बताते हो कि हमको 6 नंबर का चाहिए, 7 नंबर का चाहिए, 8 नंबर का चाहिए, तो वो साइज़ बताते हो। साइज़ का मतलब क्या है कि बड़ा छोटा कितना चाहिए। तो अगर किसी का फुट छोटा होगा तो ज़्यादा फुट लेंथ बनेगा, किसी का फुट बड़ा होगा तो कम फुट लेंथ बनेगा। इसी तरह के हर किसी का जो मेजरमेंट हमने हैंड स्पैन से किया था और टेबल की जो विड्थ मेजर की थी वो क्या बराबर थी? तो इसका आंसर भी होगा नो। किसी का हैंड स्पैन छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो उसी हिसाब से वैल्यू अलग अलग आएगी। Perhaps the length could be different as the length of your hand span and that of your friend may not be same। तो हैंड स्पैन की जो लेंथ है वो आपकी अलग होगी, आपके दोस्त की अलग होगी, इसीलिए वैल्यू अलग अलग आएगी। इसी तरह जो फुट है, यही हमने बात की कि वो भी अलग अलग होता है अलग स्टूडेंट के लिए। इसीलिए जब आप मेजरमेंट को बताते हो, यानी मेजर करके बता रहे हो कि कितना हैंड स्पैन है या कितना फुट लेंथ है आपका, दूसरे को बताते हो, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज। तो उनको एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाता कि वो चीज़ कितनी बड़ी है। उसके लिए तो उसको देखना पड़ेगा कि आपका हैंड स्पैन कितना बड़ा है, आपका फुट कितना बड़ा है। अब मान लो एग्जाम में आपने लिख दिया कि ये क्लासरूम 12 फुट लेंथ के बराबर है। अब जो कॉपी चेक करने वाला है उसको थोड़ी ना पता कि आपका फुट कितना बड़ा है। पता चला वो अपने हिसाब से लगा ना आपने, और आपका फुट छोटा था, उसका बड़ा था, उसका 10 फुट लेंथ आ गया, आपने लिखा है 12 फुट लेंथ, तो वो कर देगा गलत कि भाई हमने नापा तो 10 फुट लेंथ आ रहा है। आपको अगर सर हम तो नापे थे तो 12 आ रहा था। तो ये फर्क क्यों आया? क्योंकि फुट की जो लेंथ है वो कम ज़्यादा है। तो अगले बंदे को नहीं आइडिया लग पाएगा कि ये इसका मतलब क्या है, कि हकीकत में कितनी है लेंथ, अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन और फुट। जब तक कि वो ये ना देख लें कि हाँ आपका हैंड स्पैन कितना बड़ा है या आपका फुट कितना बड़ा है। वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसीलिए हमको स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ेगी मेजरमेंट के लिए, जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ ना हो, वो एक फिक्स हो। जैसे आप अपनी स्केल लो, स्केल के अंदर जो मार्किंग होती है ना 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, उसको आप किसी भी स्केल से मेज़र कर लो। जैसे आपने अपनी स्केल का यूज़ करके एक 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। अब दुनिया की कोई सी भी सेंटीमीटर स्केल उठा लोगे और उससे नापोगे तो आपको 10 ही सेंटीमीटर दिखेगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का मतलब या 1 सेंटीमीटर का मतलब पूरी दुनिया में 1 सेंटीमीटर उतना ही होता है, उतनी ही लंबाई होती है। जैसे मैंने कह दिया कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो पूरी दुनिया में इतना ही बड़ा 1 सेंटीमीटर होगा।
लेकिन फुट लेंथ, किसी का फुट इतना बड़ा है तो किसी का फुट इतना बड़ा है, किसी का इतना बड़ा है, किसी का इतना बड़ा है, तो सबका अलग अलग होता है। तो जो चीज़ फिक्स होती है उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं कि वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। 10.4 स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो अभी तक हमने हैंड स्पन का यूज़ कर लिया, फुट का यूज़ कर लिया, गिल्ली डंडा का यूज़ कर लिया, तो वहाँ मेज़र कर रहे थे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। किसी का हैंड स्पन छोटा है, किसी का बड़ा है, तो उसी के हिसाब से वैल्यू आती अलग अलग। तो इस बात की ज़रूरत हुई कि एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया जाए जो सबके लिए सेम हो, पर्सन टू पर्सन चेंज ना करे, ताकि अगर कोई एक मेज़र करे तो वही मेजरमेंट सबके लिए बराबर हो, जितने भी लोग करें। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। एंशिएंट टाइम में, यानी बहुत पहले के टाइम में, द लेंथ ऑफ फुट, द विड्थ ऑफ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ स्टेप, यानी आपकी फुट की जो लंबाई हो गई, फिंगर की जो चौड़ाई हो गई और स्टेप की जो डिस्टेंस हो गई, यानी एक कदम चलोगे तो जितनी दूरी आप तय करोगे वो लेंथ, ये आमतौर से यूज किया जाता था एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये अलग अलग यूनिट हुआ करती थी जिसमें हम मेजरमेंट करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह की दूरी को हमने फुट लेंथ बता दिया कि इतना फुट लेंथ है, या इतना विड्थ ऑफ फिंगर के बराबर है जिसे हम अंगुल कहते हैं, अभी आगे आएगा, या इतने कदम की दूरी पे ये चीज़ है। ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी? सिविलाइजेशन मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो कि बहुत हाईली डेवलप्ड हो, उनका अपना कल्चर हो, अपनी संस्कृति है मतलब, तो उसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं। तो दुनिया में अलग अलग सिविलाइजेशन रही है, अलग अलग समाज रहे हैं, अलग अलग कल्चर रहे हैं। तो उसी में से एक इंडस वैली थी, जो इंडस रिवर आपकी इंडिया के ऊपर आप देखोगे ना, इंडस रिवर जो फ्लो हो रही है पाकिस्तान से होके जाती है, तो उसके आसपास जो सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर जो लोग रहते थे बहुत पहले, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट थे। ये अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, और इंडिया में भी हम देख लें तो आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सब एरिया के अंदर ये जो सिविलाइजेशन थी वो फैली थी, यहाँ जो लोग रहते थे। तो उनके बारे में बात करें, मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ना, ये बहुत अच्छा लेंथ का मेजरमेंट कर रहे होंगे। अब हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छा मेजरमेंट कर रहे थे? वो तो बहुत साल पहले ही खत्म हो गए, यानी वो सिविलाइजेशन ही पूरी खत्म हो गई, जमीन के अंदर दफन हो गई, यानी पूरी मिट्टी की लेयर उस पर चढ़ गई। वहाँ लोग रहते थे, पता भी नहीं था कि जमीन के नीचे पूरा शहर बसा हुआ है। हिस्ट्री वगैरह में आप पढ़ रहे होगे किस तरह से पता चला। तो उनके बारे में हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा मेजरमेंट कर रहे थे? बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सकवेशन ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो वहां पर जब खुदाई हुई तो लोगों के घर निकलना शुरू हो गए, जो अंदर जमीन के दफन हो गए थे, घर, गली, बर्तन, बहुत सारी चीजें निकली। इसी में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी हमको देखने को मिले। ये क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक है, चैप्टर 4 की बात करें तो यहाँ पर जो न्यू क्राफ्ट इन द सिटी वाला टॉपिक खोलोगे तो उसके बगल में देखो ये पत्थर बने हुए हैं जो कि क्यूब के शेप में है। कितनी अच्छी तरीके से क्यूब बनाया गया है। तो क्यूब बनाना इतना आसान नहीं होता। क्यूब की लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब बराबर होती है, यानी किसी चीज़ से मेज़र किया होगा तभी ये सब बराबर बना पाए। दूसरी, एंगल भी देखना पड़ता है कि सारे जो एंगल्स बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। आज के टाइम में तो हम ट्राई स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं, तो उस टाइम उनके पास एक तो लेंथ मेज़र करने का टूल रहा होगा जिससे लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब उन्होंने बराबर से नाप ली। दूसरा, एंगल नापने का भी सिस्टम रहा होगा उनके पास। तो खुदाई में जब ये सारी चीज़ें मिली तो उससे हमको ये पता चला कि उनके पास बहुत अच्छे टूल रहे होंगे जिससे अच्छे से मेजरमेंट किया जा सके। अब एक क्यूबिट जो होता है वो क्या होता है? एज अ लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप। और ये कहाँ यूज़ होता था? एंशिएंट इजिप्ट में। तो यहाँ एल्बो से लेके ये जो फिंगर टिप है, इतनी जो दूरी होती है, इसको हम क्यूबिट कहते हैं। और ये बहुत पहले इजिप्ट के अंदर यूज़ होती थी कि 1 क्यूबिट कपड़ा दे दो, 1 क्यूबिट धागा दे दो, तो इस तरह से नाप के वो दे देते थे। एंड वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इजिप्ट में यूज़ होता था, लेकिन दुनिया के और हिस्से में भी उसे एक्सेप्ट किया जाता था। यानी अगर आप क्यूबिट में बेचना चाहते हो तो दुनिया में जाके बहुत सी जगह आप बेच सकते हो या खरीद सकते हो क्यूबिट में, कि हमको इतना क्यूबिट दो। तो उन लोग को मालूम था कि अच्छा इजिप्ट वाले क्यूबिट में मेजर करते हैं, चलो इनको नाप के दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह लोग फुट का यूज़ करते थे एज अ यूनिट ऑफ लेंथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरिड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो लेंथ होती है फुट की, ये तो हम देख ही चुके हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। इसी तरह रीजन वाइज भी डिफर करती है। कहीं के लोगों का पैर बड़ा होता है, कहीं के लोगों का छोटा होता है। इसी तरह लोग मेजर करते थे अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन। आउटस्ट्रेच्ड आर्म यानी अपने आर्म को फैला लो, तो चिन से लेके यहाँ तक इतनी जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं यार्ड। तो कपड़े का मेजरमेंट यार्ड में करते थे। और यार्ड क्या होता है मैंने आपको बता दिया। रोमन्स मेजर करते थे विद दियर पेस और स्टेप। पेस कह लो या स्टेप कह लो, यानी कदम। आज भी हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं ना कि अरे यार वो चीज़ कितनी दूर है, अरे बस 10 कदम पे है। तो ये 10 कदम जो हमने कहा, ये वहीं से सारी चीज़ें आई थी जो जनरली हमारी बोलचाल में आ गई और फिर हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि बहुत अगर कोई करीब वाली चीज़ होती है तो हम कहते हैं अरे बस 10 कदम, अरे 2 कदम का रास्ता है,
तो रोमन्स इसको यूज करते थे मेजरमेंट के लिए कि कहीं जाना है तो यहाँ से 100 कदम होगा, 112 कदम होगा, तो इस तरह से मेजर करते थे वो। इन एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत की बात कर लेते हैं। बहुत पहले भारत में क्या होता था, स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड वर एन अंगुल, यानी एक फिंगर जो होती है। तो जो छोटी लेंथ होती थी मेजरमेंट की, उसको कैसे मेजर करते थे, अंगुल में मेजर करते थे। अब ये अंगुल क्या होता है, जैसे आपकी फिंगर है तो इसकी जो चौड़ाई होती है, ठीक है, इसको हम अंगुल कहते हैं या इंग्लिश में फिंगर कह सकते हो। या फिर मुट्ठी में यूज करते थे। जैसे कोई चीज़ लेना है, गेहूं या चावल लेना है, भैया 3 मुट्ठी हमको गेहूं दे दो, 3 मुट्ठी चावल दे दो, तो एक मुट्ठी में तो थोड़ा सा आता है। तो जब थोड़ी लेंथ मेजर करना है तो अंगुल यूज करते थे। किसी चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी लेनी होती थी तो मुट्ठी का यूज करते थे। आज भी आप देखोगे ना, जो फूल वगैरह बेचते हैं वो अपने 4 आर्म का यूज करते हैं एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्लैंड, यानी माला वगैरह बनाना होता है ना, तो फिर अपने 4 आर्म का यूज करते हैं, उससे नापते हैं कि हाँ कितने 4 आर्म ये आ रहा है। और 4 आर्म क्या होता है, मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ कि आपकी जो एल्बो और रिस्ट है उसके बीच की जो रीजन होता है हाथ का, उसको हम 4 आर्म कहते हैं। तो इसमें मेजर करते हैं आज के टाइम में भी। इसी तरह बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको आज भी यूज़ किया जाता है एज अ यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट, यानी जहाँ आसानी होती है वहाँ बॉडी पार्ट का ही यूज़ कर लेते हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए। लेकिन हाँ, वही प्रॉब्लम रहती है कि हर किसी का जो बॉडी पार्ट है वो थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट हो सकता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। तो इसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो गई मेजरमेंट में कि जैसे मान लो अपने रूम की साइज़ को आपने हैंड स्पैन से मेज़र किया तो आया 10 हैंड स्पैन, किसी दूसरे ने मेज़र किया, उसका जो हैंड स्पैन था वो ज़्यादा बड़ा था तो 8 आ गया। तो अब कौन वाला माने, मतलब अगर कहीं रिकॉर्ड में रखना है तो हर कोई इस तरह से नापता रहे, किसी का कुछ आए किसी कुछ आएगा, तो कोई वैल्यू सही नहीं समझ में आएगी। तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन होना शुरू हो गया। 1790 के अंदर फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। तो 1790 में जो फ्रांस के लोग थे, फ्रांस के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी मेजरमेंट की। स्टैंडर्ड क्यों कहा, क्योंकि वो ऐसी यूनिट बनाई जो सबके लिए सेम थी, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती थी कि किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ, यानी ऐसा चीज नापने के लिए उन्होंने बनाया जो पूरी दुनिया में सेम हो। तो लेंथ मेजर करने के लिए उन्होंने यूनिट बनाई, किसी चीज़ का वजन नापना है उसके लिए यूनिट बनाई, टाइम को कैसे नापेंगे उसके लिए यूनिट बनाई। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं जो कि भी हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे कैसे क्या मेजरमेंट होता है। तो उन सब के लिए यूनिट बनाई और उस सब को मिलाकर क्या कहा जाता है, मेट्रिक सिस्टम। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अब यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, यानी कहीं के लिए कुछ कहीं के लिए कुछ ना रहे, यूनिफॉर्म का मतलब सेम रहे, कम ज़्यादा उसमें ना हो। तो जो साइंटिस्ट थे पूरी दुनिया के, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट, कि हम ये जो सिस्टम है इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ये जो स्टैंडर्ड बनाया है फ्रांस ने इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम भी यही यूज़ करेंगे। तो इससे ये हो जाएगा ना कि एक लेंथ जो कहीं पर दुनिया के किसी एक हिस्से में यूज़ होती है, दूसरे जगह पे भी आप चले जाओगे तो वहाँ भी वही लेंथ यूज़ होगी। जैसे मान लो आपको 1 मीटर का कपड़ा लेना है, तो इंडिया के किसी हिस्से में भी आप जाके कपड़ा लोगे और कहोगे कि 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो उतना ही बड़ा देगा। यहाँ तक कि इंडिया ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ और कहो कि हमको 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो 1 मीटर उतना ही बड़ा होगा जितना आपने को इंडिया में मिला था, या कहीं पर चले जाओगे उतना ही बड़ा मिलेगा। यानी 1 मीटर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, रीजन टू रीजन चेंज नहीं होगा कि कौन इसको नाप रहा है, कहाँ पर हम नाप रहे हैं, सब जगह वो सेम होगा। तो इससे ये फ़ायदा हुआ। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये सही रहेगा। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट अभी यूज़ किया जाता है, जिसे पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या शॉर्ट में उसे हम SI यूनिट्स कहते हैं। तो SI यूनिट लेंथ की क्या है, मीटर है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अपने क्लासरूम का जो साइज़ है उसको SI यूनिट में बताओ, तब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमको मीटर में आंसर देना है कि कितना मीटर हमारे क्लासरूम की लेंथ और विड्थ है। अब मीटर स्केल आपको नीचे बनी हुई है, 10.6 फिगर देख सकते हो, ये देखो 10.6, ये पूरी यहाँ से लेके ये जो जा रही है ये आपकी मीटर स्केल है। इसमें मार्किंग देखोगे अगर आपने बुक में देखना तो ये यहाँ 0 से स्टार्ट होगी, फिर 1 2 3 इस तरह से करते हुए यहाँ 100 तक है, यानी 0 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर मार्किंग की गई है। तो जो मीटर स्केल होती है वो 100 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका मतलब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको 15 सेंटीमीटर स्केल भी दिखा रहा है जो कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगी, ये वाली देख सकते हो, ये 15 सेंटीमीटर की स्केल है। और जो बड़ी वाली वो 100 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 1 मीटर स्केल है। ईच मीटर, शॉर्ट में इसे हम M लिखते हैं, इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन्स। तो हर जो मीटर है उसके अंदर 100 इक्वल डिवीजन्स होते हैं, यानी उस पूरी मीटर वाली लेंथ को 100 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया होता है। और हर एक जो हिस्सा होता है उसे हम सेंटीमीटर कहते हैं, शॉर्ट में CM लिखते हैं। हर जो सेंटीमीटर होता है इसमें भी डिवीजन करते हैं, 10 इक्वल डिवीजन्स होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर की लेंथ को 10 हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं। इसमें जो एक छोटा हिस्सा होता है उसको हम मिलीमीटर कहते हैं, शॉर्ट में MM होता है। आप अपनी स्केल में देख सकते हो
उसके अंदर एक तो सेंटीमीटर वाली लाइन होगी, 0 सेंटीमीटर, 1, 2, 3 इस तरह से, और फिर हर सेंटीमीटर के बीच में से 0 से 1 के बीच में छोटी छोटी लाइन होगी। तो वो जो छोटी छोटी लाइन्स है वो 1 मिलीमीटर शो करती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसी तरह जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये आप याद रखना। अब अगर लार्ज डिस्टेंस हमको मेजर करनी है, बहुत दूर किसी चीज़ को मेजर करना है, तो मीटर जो है वो कन्वीनियंट यूनिट नहीं है, यानी मीटर में लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। वी डिफाइंड अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, इसके लिए हमने एक बड़ी यूनिट और बना दी, इसको हमने कह दिया किलोमीटर। जैसे आप कहीं जाते हो, किसी एक जगह से दूसरी जगह की दूरी है, उसको हम किलोमीटर से बताते हैं, मीटर्स में नहीं बताते कि मेरा स्कूल 3 किलोमीटर है। अब 3 किलोमीटर का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर कह रहा है कि 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर के, तो 3 किलोमीटर कितना होगा? 3000 मीटर के। अब ऐसे थोड़ी ना कहते हो कि मेरा स्कूल 3000 मीटर दूर है, तो अच्छा नहीं लगेगा। 3 किलोमीटर छोटा यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो बड़ी चीज़ को मेजर करने के लिए हमने किलोमीटर बना दिया। तो एसआई यूनिट तो हमारी मीटर ही है, लेकिन आसानी के लिए अगर कोई बड़ी चीज़ मेजर करना है तो किलोमीटर हमने उसके लिए बना दिया, छोटी मेजर करनी है तो सेंटीमीटर, और छोटी करनी है तो मिलीमीटर। तो अब हम रिपीट कर सकते हैं वो सारे मेजरमेंट जो कि हमने एक्टिविटीज़ में किए थे यूजिंग स्टैंडर्ड स्केल। तो पहले तो हम किसी भी चीज़ से नाप ले रहे थे, फुट से नाप रहे हैं, हैंड स्पैन से नाप रहे हैं। अब हमारे पास स्टैंडर्ड स्केल आ गई, उससे हम नाप सकते हैं। तो अब हम एसआई यूनिट्स में मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस। तो मेजरमेंट से पहले जो लेंथ और डिस्टेंस को मेजर करने का सही तरीका है वो तो जान लें, नहीं तो गलती हो जाएगी। 10.5 करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इसमें हम ये सीखेंगे कैसे हमको मेजरमेंट करना है, किस तरह से सही मेजरमेंट किया जाता है। ये चीज़ें रोज़ाना की ज़िंदगी में हम बहुत सारे मेजरिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। वी यूज़ अ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ। ये मीटर स्केल ऊपर बनी हुई आप देख सकते हो, यानी लंबाई किसी चीज़ की मेज़र करनी हो तो मीटर स्केल का यूज़ करते हैं। जो टेलर होते हैं वो टेप का यूज़ करते हैं, तो ये आपका टेप है, टेलर वगैरह इसी को यूज़ करते हैं। और जो आपके क्लॉथ मर्चेंट होते हैं, यानी जो कपड़े के व्यापारी होते हैं, जो कपड़ा बेचते हैं, वो मीटर रॉड का यूज़ करते हैं। क्लॉथ मर्चेंट यानी जो कपड़े का फैब्रिक बेचते हैं ना, बिना सिला वाला कपड़े का टुकड़ा बेचते हैं, उससे आप पैंट या शर्ट या जो भी चीज़ सिलवाना होता सिलवाते हो। तो वो जो फैब्रिक बेचने वाले होते हैं, अगर आपने कभी खरीदा होगा तो देखे होगे, उनके पास एक रॉड टाइप का होता है, उससे नाप के वो कपड़ा देते हैं। आपने कहा कि हमको 3 मीटर कपड़ा चाहिए, तो उसी से नाप देंगे और कपड़ा आपको दे देंगे, क्योंकि उससे मेज़र करना आसान होता है। वो नपा नपाया होता है, जैसे अक्सर उनका 1 मीटर का रॉड होता है, तो उनको देखना नहीं पड़ता कि यहाँ 0 लगाओ और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर आ रहा है, बस उसी के लंबाई में कपड़ा नाप लेते हैं। ये इस तरह से मीटर रॉड होता है। इसके अंदर भी मार्किंग होती है, लेकिन 1-1 सेंटीमीटर पर नहीं होती, इस तरह से मार्किंग रहती है जितना उनके लिए यूजफुल हो। तो जब आपको लेंथ को मेज़र करना होता है ना किसी ऑब्जेक्ट की, यू मस्ट चूज अ सूटेबल डिवाइस। तो आपको सूटेबल डिवाइस यूज़ करना होता है। जैसे हमने देखा, लेंथ मेजर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है। टेप हो गया, मीटर रॉड हो गया, मीटर स्केल हो गया, लेकिन कब कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करना है ये आपको मालूम होना चाहिए कि हर चीज़ से हर चीज़ मेज़र नहीं हो सकती। जैसे यू कैन नॉट मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री। गर्थ का मतलब होता है घेरा। जैसे मान लो आपका ये ट्री है, ऐसे ज़मीन में लगा है, तो ऐसे पीछे से होते हुए ऐसे ये पूरा जो गोल सा बनेगा, गोलाई में ये कितना बड़ा है, जो सरकमफ्रेंस पूरा बनेगा वो कितना है, इसको हम गर्थ कहते हैं। और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल फॉर इंस्टेंस। तो गर्थ ऑफ ट्री हो गया, या आपके चेस्ट का जो साइज़ हो गया, उसको मीटर स्केल से नहीं मेज़र किया जा सकता, क्योंकि मीटर स्केल तो स्ट्रेट होती है। जैसे आप कपड़ा सिलाने जाते हो टेलर के पास, तो चेस्ट का साइज़ लेगा या कमर का साइज़ लेगा, तो वो किसका यूज़ करता है? टेप का यूज़ करता है, क्योंकि स्केल तो स्ट्रेट होती है, और जो टेप होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो मोड़ सकता है, तो ऐसे गोल सा वो मेज़र कर लेगा। जैसे इस इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर वेस्ट को, जो कमर है, उसको मेज़र करने के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है? टेप का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि टेप पूरा घूम सकता है, गोल गोल नाप सकता है। अगर मीटर स्केल इसकी यहाँ यूज़ किया जाता तो नप सकता था? नहीं नप सकता था। तो इसको मेज़र करने के लिए टेप जो है वो ज़्यादा सूटेबल होगा। अब जो छोटी मेजरमेंट होती है, जैसे कि आपको अपनी पेंसिल की लेंथ बतानी है कितनी लंबी है, तो उसके लिए आप 15 सेंटीमीटर स्केल यूज़ कर सकते हो, जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होगी। यानी फिर आपको बड़ी सी मीटर स्केल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेंसिल की लेंथ आपको इसी से मेज़र हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर वाली स्केल से, या आप 30 सेंटीमीटर वाली स्केल से मेज़र कर सकते हो। पूरा 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर वाली यूज़ करने का कोई मतलब नहीं। और जब हम मेज़रमेंट लेते हैं किसी भी लेंथ का, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। पहला है, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 10.7। तो स्केल को उसकी लेंथ के अलॉन्ग यानी लंबाई में बिल्कुल सीधा सीधा प्लेस करना होता है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास बॉक्स है, इसकी लेंथ हमको मेज़र करनी है, यानी ये जो एज है, ये जो किनारा है और ये जो किनारा है, इसके बीच की जो दूरी है वो हमको बताना है। तो कैसे मेज़र करेंगे? तो हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मेज़र करेंगे, यानी आप चाहो तो ये वाली लेंथ ऐसे मेज़र कर लो, या फिर ये नीचे वाला हिस्सा मेज़र कर लो, नहीं तो इसी के या इसके पैरेलल ही आपको मेज़रमेंट करना है।
चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जैसे ये स्केल है कैसे मेज़र करेंगे। ये जो 0 वाला मार्क है उसके एक किनारे पे रखेंगे। उससे पहले ये जो नीचे वाला हिस्सा है स्केल का इसके बराबर सेट करेंगे ताकि ये बिल्कुल पैरेलल रहे, ऐसे ऐसे ना रहे। तो ये हमने ऐसे नीचे सेट कर दिया। अब ये 0 वाला मार्क ये देखो हमने यहाँ पर इस किनारे पे सेट कर दिया। अब जो दूसरा वाला एज है किनारा वो कहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हो ये 14 पे आ रहा है, यानी इसकी लेंथ कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब अगर हम पैरेलल मेज़र ना करके ऐसे मेज़र कर देते हैं, यानी स्केल को ऐसे कर देते हैं, अब देखो ये 0 वाला मार्क इधर है और ये कितना आ रहा है, ये 15 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अगर ऐसे करोगे तो आपकी वैल्यू गलत आएगी। आपको बिल्कुल सीधा इसको रखना है, ये वाली या ऊपर वाली लाइन के पैरेलल ही रख के मेजरमेंट करना है, तब आपकी एक्यूरेट आएगी। तो आप समझ गए, इस तरह से आपको करना है। अब सेकंड वाला क्या है, कुछ स्केल में जो एंड्स होते हैं वो हो सकता है कि ब्रोकन हो, टूट गए हो। अक्सर जो कॉर्नर वगैरह होता है टूट जाता है। यू मे नॉट बी एबल टू सी द 0 मार्क क्लियरली। तो अगर मान लो किनारे वाला हिस्सा टूट गया, जिधर 0 था वाला टूट गया, अब 0 वाला पता ही नहीं चल रहा कहाँ है, या बहुत पुरानी हो जाती है स्केल तो उसकी मार्किंग मिट जाती है, 0 दिख ही नहीं रहा, तब कैसे मेजर करोगे। फिगर 10.8 ए में आप देख सकते हो, ये ए वाला देखो, इधर ये 0 वाला मार्क दिख ही नहीं रहा, अब कैसे मेजर करें। तो ऐसे केसेस में यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम द 0 मार्क ऑफ द स्केल। वैसे तो हमारा मेजर करने का तरीका क्या है कि हम 0 से मेजर करते हैं, एक किनारे को हम 0 से मिला देते हैं और फिर दूसरा वाला कहाँ पर आ रहा है वो हमारी वैल्यू हो जाती है। लेकिन अगर 0 वाला हिस्सा टूट गया या मिटर गया तो उस केस में हम 0 से मेजर नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। अब मान लो अगर आपकी स्केल में 0 वाला मार्क ब्रोकन है, टूट गया है, यानी ऐसे किनारे मान लो स्केल टूट गई है या अक्सर मीटर जाता है, तो उस केस में आप कैसे मेजर करोगे। फिर आपको अंदाज़ा नहीं लगाना कि हाँ हो सकता है 0 यहाँ पर होगा, बल्कि जो नंबर आपको साफ साफ दिख रहा है वहाँ से मेज़र कर लो। यानी मेज़र करने का तरीका तो ये होता है कि एक किनारे पे हम ये 0 वाला मार्क रखते हैं और फिर दूसरा वाला कहाँ आ रहा है वो देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया था कि ये 14 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन अगर 0 वाला हिस्सा आपका ब्रोकन है या मिटर गया है तो फिर जो साफ दिख रहा है, जैसे मान लो ये 1 है, 1 से मेज़र कर लो। यानी अब इस 1 वाली लाइन को इस कॉर्नर पे रखो, तो ये देखो हमने इस तरह से रख दिया। लेकिन अब देखो वैल्यू क्या आ रही है, पहले 14 सेंटीमीटर आ रहा था, अब ये लाइन कहाँ पर आ रही है, दूसरा वाला किनारा कहाँ पे आ रहा है, 15 सेंटीमीटर पे आ रहा है। इसका मतलब ये कि अगर हम 1 सेंटीमीटर इधर खसका देंगे तो फिर फाइनल आंसर में से हमको 1 सेंटीमीटर कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लेंथ तो 14 सेंटीमीटर है, यहाँ 15 दिखा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि हमने 0 से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ गए, 0 पे ना रख के इस कॉर्नर को हमने 1 को रखा है, तो आगे बढ़ गए, फाइनल आंसर में हमको पीछे आना पड़ेगा, यानी फिर 14 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो समझ गए, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो जो फुल मार्क है, जो साफ साफ दिख रहा है स्केल का, वो यूज़ कर लो। जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। 10.8 बी में देख सकते हो, नीचे आपको दिया है कि 0 नहीं समझ में आ रहा तो 1 से हमने मेजर कर लिया, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। लेकिन आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। यानी जिस मार्क से आपने मेजर करना शुरू किया, जैसे 1 सेंटीमीटर से आपने मेजर करना शुरू कर दिया, तो जो रीडिंग, जो वैल्यू आपको आएगी उसमें से 1 सेंटीमीटर आपको माइनस करना पड़ेगा। जैसे आपका फिगर 10.8 बी में जो रीडिंग है एक एंड की वो 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर से हम मेजर कर रहे हैं, और दूसरा वाला किनारा कहाँ पर आ रहा है 14.3 सेंटीमीटर। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर हमने खसकाया था तो 1 सेंटीमीटर हम माइनस कर देंगे, 14.3 माइनस 1 सेंटीमीटर, तो वैल्यू आपकी 13.3 सेंटीमीटर आएगी। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं आप आंसर दे पाते हो कि नहीं। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ मेजर की गई उस स्केल से जिसका एंड टूटा हुआ था, और उसको 6 सेंटीमीटर से मेजर किया गया, यानी एक किनारा उसका 0 पे ना रख के 6 सेंटीमीटर पे रखा गया था। तो 6 सेंटीमीटर से मेजर करने पे उसकी जो वैल्यू आई वो आई 11 सेंटीमीटर। तो बताओ उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ क्या है, हकीकत में वो कितनी लेंथ का है। आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ। तो 0 से जब हम मेजर करते हैं तब तो कुछ माइनस करने की जरूरत है नहीं, लेकिन 0 के अलावा जिससे भी मेजर करेंगे, 1 से 2 से 3 से 4 से, फाइनल आंसर आने में उससे हम माइनस करेंगे। तो फाइनल आंसर हमारा 11 सेंटीमीटर आ रहा था और 6 सेंटीमीटर से हमने मेजर करना शुरू किया था, तो लेंथ हमको निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, 11 में से 6 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। आई होप आप समझ गए होगे। अब तीसरी वाली बात यह है कि जो करेक्ट पोजीशन है आई की, वो भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी आंखें कहाँ पर है, किधर से देख रहे हो उस रीडिंग को फॉर टेकिंग मेजरमेंट। आपकी जो आई, आपकी जो आंख है वो कहाँ होनी चाहिए, मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज शोन इन फिगर 10.9। तो जहां मेजरमेंट हम ले रहे हैं तो उस पॉइंट के बिल्कुल सामने होनी चाहिए आपकी आंखें, इधर उधर दाएं बाएं नहीं होनी चाहिए। तो ये 10.9 वाली फिगर देख सकते हो कि जैसे नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा था, उसकी लेंथ हमको मेजर करनी थी, तो एक किनारा 0 पे सेट कर दिया, दूसरा किनारा जहां आ रहा उसके ठीक सामने आपकी आंखें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इधर खड़े हो गए, इधर साइड से देख रहे हो तो आपको कुछ और दिखेगा, अगर ए से देखोगे इस साइड से तो आपको कुछ और वैल्यू दिखेगी। बहुत थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन सही आंसर यहाँ नहीं आपको मिल पाएगा।
तो बी वाली पोजीशन आपकी सही है। ए और सी इस तरह से दाएं बाएं से नहीं देखना है, बिल्कुल सामने से देखना है। तो पोजीशन बी वो करेक्ट पोजीशन है आई की, यानी एकदम सामने उस पॉइंट के आपको देखना है। नोट दैट फ्रॉम पोजीशन बी द रीडिंग इज 7.5 सेंटीमीटर। तो बी से अगर देखेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर आपको आएगा, जैसा कि फिगर में बना हुआ है। लेकिन अगर पोजीशन ए या सी से देखेंगे तो रीडिंग आपको डिफरेंट मिलेगी, अलग मिलेगी। बहुत थोड़ा सा हो सकता है 7.6 आपको दिखे या 7.4 दिखे, थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा। अब एक्टिविटी 3 करते हैं। इसमें आपको मेजर करना है द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन एंड देन बाय यूजिंग मीटर स्केल। तो एक बंदे को पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपके क्लास में पढ़ने वाला कोई एक बंदा, उसको सेलेक्ट कर लिया कि इसकी हाइट हमको मेजर करनी है। किस चीज से मेजर करेंगे? तो एक तो आपको हैंड स्पैन का यूज करना है, उससे मेजर कर लो कि उसकी हाइट कितने हैंड स्पैन आ रही है। दूसरा मीटर स्केल का यूज कर लो। अब कैसे मेजर करोगे? इसके लिए आपका जो क्लासमेट है जिसकी हाइट आपको मेजर करनी है, उससे कहोगे कि आप खड़े हो जाओ विद हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल, यानी दीवार से एकदम आपकी बॉडी को लगा के खड़े हो जाओ, पीठ आपकी दीवार से लगी हुई हो, इस तरह से आपको खड़े हो जाना है। मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड। ठीक उसके सर के ऊपर एक मार्क लगा लेना है, दीवार में निशान लगा लेना है, ताकि पता चल सके कि जमीन के ऊपर कहाँ तक इसकी हाइट है। अब आपको मेजर करना है द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विद योर हैंड स्पैन एंड देन विद मीटर स्केल। अब इस डिस्टेंस को मेजर करना है कि फ्लोर से, जमीन से लेकर और जो मार्क किया था आपने उसके बीच की कितनी दूरी है, कितनी डिस्टेंस है। हैंड स्पैन का और मीटर स्केल दोनों का यूज करके आपको करना है। तो इस तरह से आपका क्लासमेट खड़ा होगा। अरे भैया हाथ क्यों उठाए हो, कोई समस्या है क्या? नीचे कर लो हाथ। नहीं कर रहा नीचे, चलो कोई बात नहीं। वैसे इस तरह से हाथ उसको सीधा नहीं रखना, ठीक है? यही इमेज थी तो मैंने लगा दिया। हाथ एकदम नॉर्मल नीचे रख सकता है। तो इस तरह से वो खड़ा होगा। अब क्या करना है, उसके सर के ठीक ऊपर आपको निशान लगा लेना कि कहाँ तक आ रहा है। वॉल में आपने मार्क कर लिया, अब वो हट सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो पूरी दूरी है फ्लोर से लेके उस पॉइंट की, ये आपको मेजर कर लेना है हैंड स्पैन का यूज करके और मीटर स्केल का यूज करके। अब सारे स्टूडेंट को इसी तरह से मेजर करना है इस लेंथ को इन अ सिमिलर वे, यानी इसी तरह से मेजर करना है कि फ्लोर और उस पॉइंट की जो दूरी है उसको हैंड स्पैन का यूज करके और मीटर स्केल का यूज करके मेजर करना है। फिर जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल 10.3 में रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ तो आप अपने हिसाब से करोगे, मैं आपको एक रफ सा आइडिया दे देता हूँ, यानी मैं अपनी हाइट मेजर करके आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो इस टेबल में देखो कैसे भरोगे। पहले वाले कॉलम में हु मेजर्ड द हाइट, किसने हाइट मेजर की, यानी वही एक बंदा होगा, उसी की हाइट सबको मेजर करनी है, अलग अलग बंदों की हाइट नहीं मेजर करनी। एक बंदा आपने सेलेक्ट कर लिया कि इसकी हाइट मेजर करेंगे, तो उसकी हाइट को सब लोग एक एक करके मेजर करोगे। तो किसने मेजर किया उसका नाम लिख देना है। जैसे मान लो एक बार राहुल ने मेजर किया, हैंड स्पैन का यूज करके मेजर किया तो आया 8 हैंड स्पैन, ठीक है? ये मैं अपनी हाइट के हिसाब से बता रहा हूँ। और मीटर स्केल का जब यूज किया तो जो हाइट आई वो 172.5 सेंटीमीटर, ठीक है? ये मेरी हाइट है। मुझे नहीं लगता कि आपके क्लास में इतनी किसी की हाइट होगी, क्योंकि अभी आप लोग छोटे हो, तो आप अपने क्लास के हिसाब से करना। ये मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ किस तरह से आपको करना है, कैसे वैल्यूज लिखनी है। फिर उसके बाद शुएब ने मेजर किया तो उसका आया 7 हैंड स्पैन, और मीटर स्केल से जब उसने मेजर किया तो आया 171.9 सेंटीमीटर। इसी तरह राम ने जब मेजर किया तो 8 1/2 हैंड स्पैन आया। ये 8 1/2 का क्या मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि 8 हैंड स्पैन तो पूरा आया होगा और आधा हैंड स्पैन और मीटर स्केल से मेजर करने पे 172.3 सेंटीमीटर आया। इसी तरह प्रिया ने जब मेजर किया तो 6 1/2 हैंड स्पैन आया और मीटर स्केल से 172.6 सेंटीमीटर आया, ठीक है? अब सावधानी से स्टडी करो जो रिजल्ट हमको ऑब्टेन हुआ अलग अलग स्टूडेंट का। जो रिजल्ट हमको कॉलम 2 के अंदर देखने को मिला, यानी हैंड स्पैन वाला, मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज द लेंथ ऑफ द हैंड स्पैन मे बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट। तो ये चीज़ तो हम जानते हैं कि अलग अलग लोगों का हैंड स्पैन की जो लेंथ है वो अलग अलग होती है, इसलिए वहाँ अलग वैल्यू आई, तो वो तो समझ में आ रहा है। किसी की 8 आई, किसी की 7 आई, किसी का 8.5 आई, 6.5 आई, तो ये तो फर्क हो सकता है, ये तो समझ में आ रहा है। लुक एट द रिजल्ट इन द कॉलम 3। तो कॉलम 3 में जो रिजल्ट है उसको देखो, वेयर द मेजरमेंट्स आर डन यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल। तीसरे वाले कॉलम में जो रिजल्ट है वो स्टैंडर्ड स्केल का यूज हमने किया है, मीटर स्केल का यूज किया है। वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती, रीजन टू रीजन चेंज नहीं होती। 1 मीटर का मतलब 1 ही मीटर है, उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं होगा। द रिजल्ट मे बी क्लोज टू ईच अदर नाउ बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल। रिजल्ट करीब करीब तो हैं, लेकिन क्या हम कह सकते हैं सब बराबर हैं? तो देखो मैंने आपको यहाँ फिल करके दिखाया 172.5 सेंटीमीटर है और ये 171.9 सेंटीमीटर है, यानी 6 मिलीमीटर का फर्क है। बहुत करीबी करीब है, 172 पॉइंट ही लगभग है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ फर्क है। तो हमसे पूछ रहा है आर दे एग्जैक्टली इक्वल, तो हम कहेंगे नो, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, वाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस। तो आपको क्या लगता है कि ये डिफरेंस क्यों आया? स्टैंडर्ड स्केल का हमने यूज किया, अब तो सबके लिए सेम वैल्यू आनी चाहिए,
अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हाइट क्यों आ रही है? थोड़ा सा फर्क भले ही आया है, लेकिन वो फर्क भी क्यों आया है, वो डिफरेंस भी क्यों आया है? आफ्टर ऑल एवरीबडी इज यूजिंग द सेम स्केल, सब ने सेम ही स्केल यूज किया एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पैन, अलग अलग हैंड स्पैन का यूज नहीं किया, वही हमने मीटर स्केल ली, उसी से मेजर किया। अब ऐसा इसलिए हो सकता है ड्यू टू स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। तो जहाँ ऑब्जर्वेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसमें वैल्यू देखते हैं, तो उसमें कुछ छोटे से एरर आ जाते हैं, छोटी सी गलतियां हो जाती है। मतलब सब आदमी तो एकदम परफेक्ट होता नहीं कि एकदम सही सही नाप ले, कुछ गलतियां नापने में हो जाती है। जैसे मान लो इस तरह से आपको बिल्कुल स्ट्रेट नापना था, थोड़ा सा तिरछा नाप लिया, मीटर स्केल आपकी ऐसे तिरछी हो गई, तो ये इसमें आपकी वैल्यू अलग आ जाएगी। या देखने में फ़र्क हो जाता है, जैसे कि हमने देखा था कि रीडिंग लेनी है तो हम वैल्यू कैसे देखेंगे, बिल्कुल हमारी जो आँख है वो उस पॉइंट के सामने होनी चाहिए। अब मान लो किसी की हाइट छोटी है, अब वो बेचारा, उसकी आंखें ऐसी है, वो ऐसे तिरछा देख रहा है, तो साइड से देखेगा तो वैल्यू अलग आ जाएगी ना, बिल्कुल उसके सामने से देखना है। तो मेजरमेंट में थोड़ी बहुत कुछ एरर्स आ जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, उस गलती की वजह से आंसर में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। हायर क्लासेस में हम इसके बारे में लर्न करेंगे, सीखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर इन मेजरमेंट। कि उन एरर्स को, उस गलतियों के बारे में जानना, भाई जानेंगे तभी तो सुधारेंगे, और कैसे हैंडल करना है। हैंडल करने का मतलब क्या है? देखो एक चीज़ आप याद रखना, ये हमेशा आपको काम आएगी। किसी भी चीज़ का हम मेजरमेंट करते हैं, उसको नापते हैं, लंबाई नापना है, वजन नापना है, टाइम नापना है, तो जब मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं, तो गलती होके ही रहेगी। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जैक्टली आप नाप लो, कुछ ना कुछ एरर आएगा, ये तो पक्की बात है। सारा मामला ये होता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि गलतियाँ कम से कम हो, ताकि जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट जैसे लेंथ नापनी है तो एग्जैक्ट जो लंबाई है उसके करीब से करीब हम पहुँच सकें, और जो एरर है, जो गलती है, वो कम से कम हो सके। बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती, होगी, ये पक्की बात है, लेकिन कम से कम कर सके। इसी को कहते हैं हैंडल करना, कि उन गलतियों को हम जाने और उसे कम से कम होने दें, ताकि जो हमारी मेजरमेंट है वो जितना सही हो सके हो जाए। 10.6 मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। तो एक कर्व्ड लाइन है, घूमी हुई लाइन है, उसकी लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे? भाई सीधी सीधी लाइन है तो हम स्केल रख के मेजर कर लेते हैं, लेकिन कर्व है तो कैसे मेजर करेंगे? वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन डायरेक्टली बाई यूजिंग अ मीटर स्केल। तो कर्व लाइन को मीटर स्केल यूज करके डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम थ्रेड का, धागे का यूज कर सकते हैं, ताकि हम जो लेंथ है कर्व लाइन की वो मेजर कर सकें। तो चलिए एक्टिविटी करेंगे तो समझ में आएगा। एक्टिविटी 4, आपको थ्रेड का यूज करना है टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी। तो एक कर्व लाइन नीचे देख सकते हो, ये ए बी बनी है फिगर में। पुट अ नॉट ऑन थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड। तो एक किनारे पे आपको नॉट लगानी है, गांठ लगा देनी है, इस नॉट को आपको पॉइंट ए पे रख देना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से मेजर करेंगे। तो देखो ये हमारा कर्व है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ये कितनी दूरी है, ऐसे पूरा ये जो लेंथ है वो हमको मेज़र करना है। तो ये मैंने थ्रेड ले लिया है, इसका यूज़ करके मैं इस कर्व की लेंथ को मेज़र करूँगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक किनारे पे थ्रेड के एक नॉट लगानी है, एक गांठ लगानी है। यहाँ आप देख सकते हो बहुत छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये नॉट है। इस नॉट को ए वाले पॉइंट पे रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मेज़र करते जाएंगे। कैसे करेंगे आप देखना। ये नॉट को मैंने बिल्कुल ए वाले पॉइंट पे रख दिया और इसको ऐसे मैंने दबा लिया। अब जो लाइन है उसी को मैं ट्रेस करते जाऊंगा, बिल्कुल उसी के ऊपर इस थ्रेड को लगाते जाऊंगा। और ये जो थ्रेड है वो टॉट रहेगा, बिल्कुल तना हुआ रहेगा, ऐसे ढीला ना रहे, ठीक है, एकदम टाइट रहे ये। तो जहाँ तक ये बिल्कुल आ रहा है तो वहाँ तक हमने कर लिया, यानी इतना ये नप चुका है। अब इस वाले पॉइंट पे हम ऐसे रखेंगे और जहाँ तक ये सही से ट्रेस हो जाए, क्योंकि अगर मैं ऐसे बिल्कुल सीधा कर दूंगा तो देखो लाइन अलग हो गई, थ्रेड खींच जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके करना है। देखो ये हो गया। अब यहाँ से करके ये हिस्सा इतना मेज़र कर लिया। जहाँ ये कर्व होता है ना, जहाँ घूमा हुआ होता है, वहाँ उसको ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत सावधानी से आपको करना होता है। तो ये थोड़ा सा और ट्रेस हो गया और ये यहाँ तक हो गया। ऐसे थोड़ा करते हुए नापते जाएंगे, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखो फिर से कर्व आ गया, जहाँ ये राउंड टाइप का हो जाए ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से करना। इतना हो गया और ये यहाँ रख लिया। अब यहाँ से ये सीधा नप सकता है, तो ये आ गया। तो इसको अगर आप बिल्कुल एक के ऊपर एक इसको चढ़ा के ऐसे रखोगे तो अब देखोगे ये बिल्कुल उसी तरह से आ गया। तो अब ये जो पॉइंट है जहाँ तक ये पहुँचा है, यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे, ठीक है, ये हमने लगा लिया। तो ये मार्क थोड़ा सा लंबा लग गया। खैर इतना आइडिया है कि यहाँ तक इसको नापना है। आप पेन से करना, मैंने मार्कर से कर दिया तो ये ज़्यादा फैल गया। और दूसरी बात, बिल्कुल सामने कैमरा है तो सही से मुझे दिख भी नहीं रहा है। तो अब इसकी लेंथ हम स्केल से मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो ये नॉट मैंने 0 पे सेट कर ली, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो 14.4 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो 14.4 है, इसको मान लेते हैं। तो इस कर्व की लेंथ हमने मेज़र कर ली और वो कितनी आई, 14.4 सेंटीमीटर। इस तरह से कर्व की लेंथ को मेज़र किया जाता है।
तो आप समझ गए किस तरह से मेजर करना है। तो वही सारी चीज़ यहाँ पर लिखी है कि स्मॉल पोर्शन आपको रखना है थ्रेड का अलोंग द लाइन, क्योंकि एक बार में पूरा तो उस लाइन के ऊपर आ नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको उस लाइन को थ्रेड से ट्रेस करते हुए जाना है, बिल्कुल उस लाइन के ऊपर उस थ्रेड को चलाते हुए जाना है। कीपिंग इट टॉट, टॉट यानी तना हुआ रहे, थ्रेड जो है वो ढीला ना रहे, टाइट रहे। और ये कैसे होगा, अपना फिंगर्स और थंब का यूज़ करना, यानी फिंगर से दबा लेना या थंब से दबा लेना और खींचे रहना, टाइट रखना उसको। तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई है जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है। तो इस तरह करते हुए आपको बी पॉइंट तक पहुंच जाना है और जो आपका थ्रेड है जहां पर बी वाले पॉइंट को टच करता है वहां पर आपको मार्क कर देना है। अब थ्रेड को स्ट्रेच कर लेना है मीटर स्केल के अलोंग, यानी अगर आपका कर्व बड़ा है तो मीटर स्केल का यूज़ कर सकते हो। जैसा मैंने आपको दिखाया वो छोटा सा कर्व था, वो नॉर्मल आपकी स्केल से मेज़र हो गया तो वहाँ से मेज़र कर सकते हो। तो आपको लेंथ मेज़र कर लेनी है बिटवीन द नॉट इन द बिगनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड। तो इससे जो कर्व लाइन ए बी है उसकी लेंथ आपको पता चल जाएगी। तो हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो डिस्टेंस हम मेज़र कर रहे हैं या जो लेंथ मेज़र कर रहे हैं वो सही से मेज़र हो सके, और हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स और डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम मेज़र कर सकें इन डिस्टेंस को एंड कन्वे अवर रिजल्ट टू अदर, और हम दूसरों को ये रिजल्ट बता सकें। दूसरों को बता सकें मतलब क्या है कि ऐसी वैल्यू हो, ऐसी यूनिट्स में आप वैल्यू बताओ जिससे अगला बंदा समझ सके कि हाँ ये जो वैल्यू बता रहा है कि इस चीज़ की लेंथ इतनी है, तो उसका आइडिया लग सके। जैसे मैं अगर हैंड स्पैन में आपको लेंथ बताऊँ तो उससे आपको ये नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअल लेंथ कितनी है, क्योंकि आपको मेरे हैंड स्पैन का साइज़ नहीं पता। लेकिन अगर मैंने आपसे कह दिया कि ये ऑब्जेक्ट है, ये स्टिक है, इसकी लेंथ 1 मीटर की है, तो 1 मीटर का आइडिया आप लगा सकते हो। आपके पास मीटर स्केल होगी तो उससे आप देख लोगे अच्छा इतना होता है मीटर स्केल में, तो इतनी बड़ी स्टिक है। 10.7 मूविंग थिंग्स अराउंड अस, तो हमारे आसपास की जो चीज़ें मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मूवमेंट दिखाती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। एक्टिविटी 5 करते हैं। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली, तो अभी हाल ही में जो ऑब्जेक्ट आपने देखे हैं, जो चीज़ें आपने देखी हैं, उनके बारे में ज़रा सोचो और उनको टेबल 10.4 में लिस्ट कर लो। जैसे आपने स्कूल बैग देखा होगा, मॉस्किटो को देखा होगा, टेबल, पीपल सिटिंग ऑन डेस्क, डेस्क पे लोग बैठे हुए हैं या लोग मूव कर रहे हैं। हो सकता है आपने बटरफ्लाई देखा हो, डॉग, काऊ, अपने हाथ को तो देखा ही होगा, एक छोटे बच्चे को देखा हो, या पानी में किसी मछली को देखा हो, घर देखा है, फैक्ट्री, स्टोन, हॉर्स, बॉल, बैट, मूविंग ट्रेन, अ स्विंग मशीन, अ वॉल क्लॉक और हैंड ऑफ अ क्लॉक। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आपने देखी। तो जो भी चीज़ें आपने देखी उसको लिस्ट करना है आपको टेबल 10.4 में। तो जितनी बड़ी ये लिस्ट हो सके उतना आपको बना लेना है। तो देखें इस टेबल में है क्या, तो इनमें से कौन सी चीज़ मूव कर रही है और कौन सी रेस्ट है यानी रुकी हुई है, ये इस टेबल के अंदर करना है। तो पहले कॉलम में उन ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो कि रेस्ट पे हैं, यानी रुके हुए हैं, अपनी जगह नहीं बदल रहे हैं। और दूसरे कॉलम में ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, वो ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, यानी उनके अंदर कोई ना कोई मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है, वो रुके नहीं है, ठहरे नहीं हुए हैं। तो कुछ यहाँ पर ऑलरेडी फिल्ड है, जैसे हाउस हो गया, टेबल हो गया, क्लॉक हो गया, ये रुकी रहती है। भाई टेबल कहीं चल के जाती तो नहीं है, घर इधर से उधर जा नहीं रहा होता, रेस्ट पे रहता है। अ फ्लाइंग बर्ड, अब देखो बर्ड रुकी भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है, यानी रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। मान लो किसी डाल में बैठी है तो फिर वो रेस्ट में हो जाएगी। अगर वो फ्लाई कर रही है तो मोशन में आएगी। मोशन का मतलब क्या है कि अपनी जगह चेंज कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। अभी कहीं थी, थोड़ी देर बाद कहीं और पहुंच गई। तो बर्ड फ्लाई कर रही होगी तो फिर वो किस में आएगी, ऑब्जेक्ट इन मोशन में आएगी। इसी तरह आपकी जो क्लॉक है वो तो रेस्ट पे है, रुकी है। भाई घड़ी जैसे दीवार पे अपने लगा दी तो वो तो कहीं चल के नहीं जाती ना, तो वो रुकी रहती है। लेकिन उस घड़ी के अंदर जो घड़ी की सुई है वो घूमती रहती है। तो देखो सेकेंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक, जो सेकेंड वाली सुई है वो घूमती रहती है कि नहीं हर वक्त, तो ये मोशन में आ जाएगी। इसी तरह सबको लिस्ट करना है। तो इस टेबल को हम फिल कर लेते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मोशन और रेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इसीलिए मैं आपको अच्छे से करा रहा हूँ। तो रेस्ट वाले में हाउस, टेबल और क्लॉक पहले से ही फिल्ड है। ऑब्जेक्ट इन मोशन में अ फ्लाइंग बर्ड, सेकेंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक, ये फील्ड है। अब अपनी बुक में आप देखते जाओ और यहाँ पर हम फिल करते जाते हैं। स्कूल बैग किस में आएगा, रेस्ट वाले में आएगा, यानी जो बैग है वो रुका रहता है, अपने से इधर उधर तो जाता नहीं। मॉस्किटो, ये रुका हुआ भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। मान लो कहीं बैठा हुआ है, किसी का खून चूस रहा है तो फिर वो रेस्ट में आ जाएगा। अगर उड़ रहा है इधर उधर, किसी को ढूंढ रहा है किसका खून चूसे, तब तो मोशन में आएगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा, यानी आपने जो देखा, मान लो आपने मॉस्किटो को देखा तो उस समय मॉस्किटो क्या कर रहा था, हंस रहा था कि रो रहा था कि खा रहा था, मतलब क्या उड़ रहा था कि बैठा हुआ था कहीं। तो जैसे मान लो मैंने देखा था उड़ते हुए उसको, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं सिर्फ यहाँ मॉस्किटो नहीं लिखूंगा, वरना तो फिर नहीं पता चल पाएगा रेस्ट पे है कि मोशन में है। तो यहाँ लिखूंगा अ फ्लाइंग मॉस्किटो, उड़ता हुआ मच्छर। फिर टेबल, ये तो पहले से ही है। पीपल सिटिंग ऑन डेस्क, तो लोग बैठे हुए हैं, तो रुके हुए हैं ना, अपनी जगह तो बदल नहीं रहे, बैठे हुए हैं, तो ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में आएगा। पीपल मूविंग अबाउट,
लोग मूव कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो ये मोशन में आएगा। फिर बटरफ्लाई आपने देखी, तो बटरफ्लाई क्या कर रही थी, कहीं बैठी थी या उड़ रही थी? तो मैंने तो उड़ती हुई बटरफ्लाई देखी, तो मैं इसे मोशन वाले में लिख दूंगा, लेकिन बताना पड़ेगा कैसे देखा। अ फ्लाइंग बटरफ्लाई। इसी तरह डॉग, तो मैंने भागते हुए दौड़ते हुए कुत्ते को देखा, तो यहाँ लिख दूंगा मैं अ रनिंग डॉग। काऊ कहाँ आएगा? अब मैंने गाय को बैठे हुए देखा, तो वो रेस्ट पे है, बैठी हुई है, कहीं इधर से उधर जा नहीं रही है, तो ये रेस्ट वाले में आ जाएगा। अ सिटिंग काऊ। योर हैंड, तो आपका हाथ क्या कर रहा है? जैसे मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ, वेव कर रहा हूँ, टाटा बाय बाय कर रहा हूँ, तो ये मोशन में आ जाएगा। अगर हाथ आपका रुका हुआ है तब आप रेस्ट पे लिख सकते हो, मैं मोशन वाला लिख देता हूँ। वेविंग हैंड यानी हाथ हिलाना, किसी को बाय वगैरह करना। या आप अगर लिख रहे हो तो राइटिंग हैंड, आप जब लिखते हो तो आपका हाथ क्या करता है, मोशन में होता है। अ स्मॉल बेबी, बच्चा क्या कर रहा है, कूद रहा है। बहुत छोटा बच्चा होगा तो ज़्यादातर लेटा ही रहता है, तो मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा जो कि सो रहा था, तो मैं उसे रेस्ट वाले में लिखूंगा। अ स्मॉल बेबी स्लीपिंग ऑन बेड। अ फिश इन वाटर, मछली पानी के अंदर क्या कर रही है, तो स्विम भी कर सकती है, रुकी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर वो स्विम ही करती रहती है, तो इसको मोशन वाले में ही हम लिखेंगे। अ फिश स्विमिंग इन एन एक्वेरियम, किसी एक्वेरियम में मछली तैर रही है, तो ये मोशन में आ जाएगा। फिर हाउस तो पहले से लिखा है। फैक्ट्री कहाँ रहती है, रेस्ट पे रहती है, रुकी रहती है। कोई स्टोन है वो भी पड़ा रहता है, तो ये जैसे आपका स्टोन हो गया ना, ये मोशन में भी हो सकता है। मान लो स्टोन आपने फेंका, लेकिन वो अपने से मोशन में नहीं जाएगा। जो अपने से रुक सकते हैं और मोशन कर सकते हैं, उनका तो हमको बताना पड़ेगा कि भाई ये मोशन में है कि रेस्ट पे है। जैसे मॉस्किटो है, वो रुका भी हो सकता है और मोशन भी कर सकता है, अपने से करता है ना। आप तो मॉस्किटो को उड़ाते नहीं हो, लेकिन स्टोन अपने आप तो मोशन करेगा नहीं। मान लो आपने पत्थर उठा के फेंका, तो फिर वो मोशन करेगा। इसी तरह आपका स्कूल बैग हो गया, अपने से तो वो चल के कहीं जाएगा नहीं, अगर आप उसे टांग के कहीं ले जाओगे तब फिर वो जाएगा। तो जो अपने से मोशन नहीं कर सकते, यानी नॉर्मल कंडीशन में अगर उनकी कोई मदद न की जाए तो वो रेस्ट पे ही रहेंगे, तो उसको हम रेस्ट में ही लिखेंगे। जैसे टेबल हो गया, टेबल आप सरका भी तो सकते हो, तो मोशन में आ गई, लेकिन वो अपने से मूव नहीं करेगी, तो उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक टेबल है जो कि रखी है, मोशन नहीं कर रही है। लेकिन जो दोनों काम कर सकते हैं, जैसे बर्ड का था, वो मोशन में भी हो सकती है, रेस्ट भी हो सकती है अपने से। उसका मन करेगा तो बैठी रहेगी, उसका मन करेगा तो उड़ेगी, तो फिर उस केस में हमको बताना पड़ेगा कि वो असल में क्या कर रही है, रुकी है या फ्लाई कर रही है, रेस्ट पे है कि मोशन में है। अ हॉर्स, एक घोड़ा है। अब घोड़ा बैठा भी हो सकता है, चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है, अपने से ही कर सकता है ना, तो फिर हमको बताना पड़ेगा जो घोड़ा हमने देखा वो क्या कर रहा था, बैठा हुआ था या दौड़ रहा था। तो मैंने दौड़ते हुए देखा, तो मैं इसे मोशन वाले में लिख दूंगा। अ रनिंग हॉर्स। अब बॉल का बताओ, अगर मान लो आप क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो तो बॉल मोशन में होगी, बॉल फेंक रहे हो, बैट से मार रहे हो, तो बॉल इधर से उधर जा रही है, लेकिन बॉल अपने से मोशन नहीं कर सकती। तो जो अपने से मोशन नहीं कर सकता उसको हम रेस्ट में ही लिखेंगे, जब तक कि हमसे बताया ना गया हो कि बॉल के साथ क्या हो रहा है। जैसे मान लो कोई बॉल थ्रो कर रहा है, तो बताओ वो बॉल क्या कर रही है, रेस्ट पे है कि मोशन में, तब तो हम कहेंगे मोशन में है कि थ्रो किया ना, बॉल तो जा रही होगी कहीं, लेकिन अपने से मोशन नहीं कर सकता, तो हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बॉल हो गया या बैट हो गया, ये सब रेस्ट पे ही माना जाएगा, जब तक कि हमको बताया ना जाए कि ये मोशन में है या नहीं है। इसी तरह मूविंग ट्रेन, तो देखो बता दिया ना कि ट्रेन मूव कर रही है, तो मूविंग ट्रेन किस में आएगी, ऑब्जेक्ट इन मोशन में आएगी। अ स्विंग मशीन, सिलाई मशीन वो क्या करती है, पूरी सिलाई मशीन कहीं इधर से उधर भागती रहती है क्या, वो तो अपनी जगह रुकी रहती है ना, तो ये किस में आएगी, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट पे आएगी। भाई सिलाई मशीन तो अपने से कहीं इधर उधर भागती नहीं, जब उससे सिलाई हो रही होती है तो वो वहीं रुकी रहती है, बस उसके जो पार्ट्स होते हैं वो मोशन करते हैं। व्हील टाइप का जो लगा होता है वो घूमता है, जो नेडल है वो ऊपर नीचे, सुई ऊपर नीचे होती है ना, तो उसके पार्ट में मोशन हो रहा होता है, वो पूरा का पूरा मोशन नहीं करती। जैसा आपका क्लॉक का हमने देखा था कि जो घड़ी है वो अपनी जगह रहती है, वो मोशन नहीं करती, घड़ी की जो सुई है वो चलती है। तो हमसे स्विंग मशीन के बारे में पूछ रहा है, जो वो मशीन है सिलाई वाली, वो रेस्ट पे है या मोशन कर रही है, तो वो तो रुकी है। इसी तरह वॉल क्लॉक हो गया आपका, क्लॉक तो पहले से ही लिखा है रेस्ट वाले में। हैंड्स ऑफ द क्लॉक, ये भी हमने देखा था, सेकेंड्स हैंड ऑफ क्लॉक, जो सेकंड वाली सुई है वो क्या करती रहती है, मोशन करती रहती है। तो जितनी चीज़ें यहाँ मेंशन थी उनके हिसाब से हमने ये टेबल बना लिया। तो बस आपको सिंपल से यही देखना है कि जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अभी यहाँ था, थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच गया, फिर वहाँ पहुँच गया, अपनी जगह बदल रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट इन मोशन में आएगा। अगर वो रुका है, जहाँ था वहीं है, बिल्कुल इधर उधर नहीं जा रहा, तो वो रेस्ट पे आएगा। अब वो ऑब्जेक्ट जो अपने से मोशन नहीं कर सकते, उनको रेस्ट वाले में ही हम लिखेंगे। जैसा कि स्टोन हो गया, बॉल हो गया, बैट हो गया, टेबल हो गई, हम या कोई और उसको मोशन कराए तब वो मोशन में आएंगे, लेकिन वो अपने से नहीं आएंगे, तो उनको हम रेस्ट में ही लिखेंगे जब तक कि हमको बता ना दिया जाए। जैसे आपसे दे दिया अ फॉलिंग स्टोन, एक स्टोन है जो कि गिर रहा है, तो गिर रहा है तो मोशन में ही होगा। अ बॉल गोइंग टूवर्ड्स अ बाउंड्री लाइन, मान लो क्रिकेट हो रहा है और बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, तो
तो मतलब मोशन हो रहा है, जा रही है कि मतलब मोशन हो रहा है। सिर्फ अगर बॉल कह दिया तो वो रेस्ट में आएगा, क्योंकि उस केस में हम नहीं कह सकते ना, यानी नॉर्मल पोजीशन तो उसकी यही कि वो रेस्ट पे रहेगा। आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे, या आपने कैसे डिसाइड किया कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है और कौन सा रेस्ट में है। तो आपने ये नोटिस किया होगा दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम, यानी जो बर्ड थी वो अभी जहाँ है थोड़ी देर के बाद वो वहाँ नहीं थी, यानी मूव कर गई, आगे बढ़ गई। वही जो टेबल है वो अपनी जगह पे थी। आपके घर में टेबल रखी है तो जहाँ पर थी वो वहाँ पहले भी है, लेकिन जो बर्ड थी अभी यहाँ थी, कुछ देर के बाद वहाँ नहीं है, आगे बढ़ गई, तो इसका मतलब उसके अंदर मोशन हुआ। ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो इस बेसिस पे, इस तरह से आपने डिसाइड किया कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है। अगर टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, समय बीतता जा रहा है और जो चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो वहीं के वहीं है, जैसे टेबल जहाँ थी वहीं है, थोड़ी देर पहले भी थी, अभी भी वहीं है, आगे भी वहीं रहेगी, तो इसका मतलब टेबल रेस्ट पे है। बर्ड अभी यहाँ थी, थोड़ी देर बाद कहीं और चली गई, तो इसका मतलब उसने मोशन किया, एक जगह से दूसरी जगह गई होगी। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से गायब हो गई और वहाँ पर निकल आई, उसने मोशन किया होगा, चाहे पैदल चल के गई हो या फिर उड़ के गई हो, कैसे भी गई हो, अगर उसने अपनी जगह बदली है इसका मतलब मोशन हुआ है। अब चलिए हम एंट के मोशन को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि जो चींटी है वो कैसे मोशन करती है। एक्टिविटी 6 करते हैं। एक वाइट पेपर को ग्राउंड में फैला दो और उसमें कुछ चीनी डाल दो। अब जो चींटियाँ होती है ना वो शुगर से अट्रैक्टेड होती है, भाई चीनी वगैरह डालोगे तो वो लोग आ जाएंगी। तो आप देखोगे थोड़ी देर में बहुत सारी जो एंट्स है, चींटियाँ हैं, वो रेंगते हुए उस शीट पे पहुँच आएंगी, उस पेपर पे पहुँच जाएंगी जहाँ आपने चीनी डाला था। तो बहुत सारी चींटी हैं, इनमें से किसी एक चींटी पे आपको फोकस करना है कि ये क्या करती है, कैसे चलती है, इसको देखना है। ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क विद अ पेंसिल नियर इट्स पोजीशन व्हेन इट हैज जस्ट क्रॉल्ड ऑन टू द शीट ऑफ पेपर। तो किसी एक चींटी को देखो कि वो कैसे चल रही है। जैसे मान लो ये आपका शीट ऑफ पेपर था, चींटी जहाँ से चलते हुए जहाँ गई तो उस रास्ते पे आपको मार्किंग करते जाना है। जैसे अभी यहाँ पर थी, फिर यहाँ पहुँच गई, फिर इधर पहुँच गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, ऐसे 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 करते हुए, ठीक है। जहाँ जहाँ से गुजरते हुए गई, जब वो आगे निकल जाए तो वहाँ पर आपको ऐसे पॉइंट लगा देना है। ध्यान रहे वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तभी मार्क करना है। ऐसा ना हो कि पेंसिल आप उसी के ऊपर गड़ा दो और वो बेचारी अपनी जान से हाथ धो बैठे, तो ऐसा पाप नहीं करना है आपको। तो इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। तो इस तरह से आपको मार्किंग करते जाना है उसकी पोजीशन का। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड एज इट मूव अलॉन्ग द शीट ऑफ पेपर, यानी जब वो आगे बढ़ जाए, थोड़ा टाइम बीत जाए, तब आपको निशान लगाना है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो जहाँ थी वहाँ निशान लगा लिया, फिर और आगे बढ़ी तो फिर जहाँ पहले थी वहाँ निशान लगा लिया, इस तरह से करते जाना है। अब कुछ टाइम के बाद खेल खत्म, पैसा हजम। पेपर को हिलाकर उस सारी चीनी को गिरा देना है और उस चींटियों को भी गिरा देना है। अब कनेक्ट करो जो अलग अलग पॉइंट्स आपने मार्क किए थे विद एरो टू शो द डायरेक्शन इन विच द एंट वॉज। तो जो पॉइंट आपने मार्क किया तो उन सबको ऐसे कनेक्ट कर देना है कि यहाँ गई, इस तरह से होते हुए ये ऐसे बना लेना है। और एरो भी ऐसे बीच बीच में लगा दो कि किस डायरेक्शन में गई, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर गई है, इस तरह से बना देना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ बनाकर भी दिया हुआ है। ठीक है, एंड की पोजीशन एक बार यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, और इसको ऐसे लाइन से बना दिया और बीच में एरो वगैरह लगा दिया कि ये इसका पाथ है। इस तरह से ये मोशन करके गई। तो हर जो पॉइंट आपने मार्क किया था वो क्या शो करता है, ये शो करता है वेयर द एंट मूव टू। एंट कहाँ से मूव करते हुए गई, कहाँ कहाँ होके गई, इन इंटरवल ऑफ फ्यू सेकेंड, यानी कुछ सेकंड में वो कहाँ से कहाँ गई। कभी यहाँ थी, 3 सेकंड के बाद कहाँ पहुँची, वहाँ हमने निशान लगा लिया। फिर अगले 3 सेकंड में कहाँ पहुँची, वहाँ हमने मार्क कर लिया। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, कुछ कुछ सेकंड पे वो कहाँ कहाँ थी वो हमने मार्क किया, यानी अलग अलग टाइम पे उसकी क्या पोजीशन थी ये हमने मार्क किया। तो मोशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं, मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, इजंट इट। तो मोशन आपसे पूछा जाए व्हाट इज मोशन, तो आप यही लिखोगे, मोशन इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। तो मोशन क्या है, टाइम के साथ साथ पोजीशन का चेंज होना, जगह का बदलना। क्या ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो एक्टिविटी 5 हमने की थी, अभी जो टेबल किया था, वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक क्लॉक, तो आपने क्लॉक को कहाँ प्लेस किया था, या जो आपकी स्विंग मशीन है या इलेक्ट्रिक फैन अगर आपने लिखा हो तो उसको आपने कहाँ रखा था। जो आपने ग्रुपिंग की थी ना ऑब्जेक्ट की कि कौन ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कौन मोशन में है, तो उनको कहाँ रखा था। तो क्लॉक हो गया, स्विंग मशीन हो गया, सिलाई वाली मशीन हो गया, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, ये सब किस में आएंगे, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में आएंगे। वही पंखा जहाँ लगा रहता है वहीं लगा रहता है ना, पंखा इधर उधर थोड़ी नहीं जाता है, पंखा तो उसी जगह लगा रहता है, घड़ी भी उसी जगह रहती है, सिलाई मशीन भी वहीं रहती है, तो इसीलिए ये सब रेस्ट पे आएंगे। अब क्या ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, नहीं। आपसे पूछ रहा है नो, हाँ बिल्कुल नहीं मूव कर रहे हैं। डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ दियर पार्ट्स, क्या इनके किसी पार्ट में आपको मोशन दिखा,
यानी ये पूरा का पूरा तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम रेस्ट पे कहे। लेकिन क्या इनके पार्ट भी रुके हुए हैं? तो इनके पार्ट नहीं रुके हुए हैं। तो आपसे पूछ रहा है क्या आपने कोई मूवमेंट देखा? तो हाँ, यस, इनके पार्ट के अंदर मूवमेंट हमको देखने को मिला। जैसे घड़ी हो गई, उसकी जो सुई है वो घूमती रहती है। सिलाई मशीन हो गई, उसका एक व्हील वाला हिस्सा होता है वो घूमता रहता है। जो उसकी सुई है वो ऊपर नीचे होती रहती है, वो मोशन करती रहती है। पंखा है, पंखे की जो ब्लेड है वो घूमती रहती है। पंखा तो उसी जगह है लेकिन ब्लेड तो घूमती रहती है ना। तो इनके पार्ट में मोशन हो रहा है, पूरी इनकी बॉडी का मोशन नहीं हो रहा है। तो यही बात है, द ब्लेड ऑफ फैन और द हैंड ऑफ द क्लॉक, ये कैसे मूव कर रहे हैं? क्या इनका जो मूवमेंट है वो वैसा ही है जैसा ट्रेन का मूवमेंट है? यानी ट्रेन तो पूरा का पूरा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, क्लॉक हो गया, सिलाई मशीन हो गया, फ़ैन हो गया, ये पूरा का पूरा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। तो ये ट्रेन के मोशन से सिमिलर नहीं है, हम कहेंगे नो। अब चलिए हम देखते हैं एट सम टाइप्स ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। तो अब जो अगला टॉपिक है उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि मोशन कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ताकि हमको डिफरेंस पता चल सके। 10.8 टाइप्स ऑफ मोशन। तो अब देखते हैं कि मोशन कितने टाइप का है। आपने ऑब्जर्व किया होगा मोशन ऑफ व्हीकल यानी गाड़ी के मोशन को। स्ट्रेट रोड पे, सीधी रोड है, उस पर गाड़ी जा रही है, आपने देखा ही होगा। मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर, सोल्जर जो एक लाइन में जा रहे होते हैं परेड वगैरह के अंदर। और अ फॉलिंग स्टोन यानी गिरता हुआ पत्थर। ये सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की होगी, देखी होगी। नीचे फिगर बनी है, आप देख भी सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, ये किस टाइप का मोशन है? तो यहाँ पर कैसा मोशन हो रहा है? स्ट्रेट रोड है, सीधी रोड है, गाड़ी जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है कि नहीं? परेड हो रही है, मार्च पास्ट हो रही है, वहां पर भी सीधे सीधे जा रहे हैं। स्टोन फॉल कर रहा है, पत्थर गिर रहा है, तो ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधा गिरेगा, तो सारा स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है कि नहीं? स्प्रिंटर्स इन 100 मीटर रेस। स्प्रिंटर कौन होते हैं? ये एथलीट होते हैं जो छोटी डिस्टेंस की रेस करते हैं। जैसे मान लो 100 मीटर की रेस हो गई, 200 मीटर की हो गई, 400 मीटर की हो गई, इसी तरह जनरली होती है। तो ये सब जो रेस होती है उसमें जो दौड़ने वाले होते हैं, जो एथलीट होते हैं, उनको हम स्प्रिंटर कहते हैं। एक लंबी डिस्टेंस वाली दौड़ होती है जिसके बारे में आप जानते होगे, मैराथन जो होती है, और छोटी डिस्टेंस में जो दौड़ते हैं उनको स्प्रिंटर कहते हैं। तो 100 मीटर की जो स्प्रिंटर रेस है, ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। तो जो आपका स्प्रिंटर है 100 मीटर रेस में सीधा अगर ट्रैक पे दौड़ रहा है, तो ये सब कैसा है? स्ट्रेट लाइन मोशन है, यानी एक लाइन में, एक सीधान में मोशन हो रहा है। क्या आप इसी तरीके के एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हो? अपने आसपास देखो, ध्यान लगाओ, सोचो, कोई एग्जाम्पल है? तो एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, यानी ट्रेन एक सीधे ट्रैक पे जा रही है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है स्ट्रेट लाइन मोशन का। या जो बॉलर होता है, जो बॉलिंग कराता है ना, दौड़ के आता है, जो फास्ट बॉलर होते हैं वो भी सीधा दौड़ते हुए आते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हो। बॉलिंग रनअप जो होता है। तो इन सारे एग्जाम्पल में जो हमने अभी देखा, उसमें ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में मोशन कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। तो याद रखना ये नाम, रेक्टिलिनियर मोशन। आपसे पूछा जाए व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन, तो आप लिखोगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अब एक्टिविटी 7 करते हैं। एक स्टोन लेना है, एक पत्थर लेना है, और उसमें एक धागा बांध दो एंड विरल इट, यानी उसको घुमाओ, गोल गोल ऐसे घुमाया जाता है ना अपने हाथ से। ऑब्जर्व करो स्टोन के मोशन को। अब यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो स्टोन है वो कैसे मूव कर रहा है? अलोंग अ सर्कुलर पाथ। जो आपका पत्थर है वो एक सर्कुलर पाथ में, गोलाई में घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है कि नहीं? इस मोशन में क्या होता है? द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। आपका हाथ जहां पर आपने उस थ्रेड को पकड़ा है, धागे को पकड़ा है, और जो स्टोन है उसके बीच की जो दूरी है वो सेम रहती है। वो दूरी ना कम होती है ना ज्यादा होती है। यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जहां पर थ्रेड को मैंने पकड़ा है वहां से स्टोन की दूरी देखो अभी जितनी है, और अब ये देखो यहाँ पर जब पहुंचा जो दूरी है, और अब यहाँ पहुंच गया, ये वाली दूरी देखो, तो ये बराबर है कि नहीं? तो इस तरीके के मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जहां पर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट के अबाउट घूम रहा होता है, यानी उसी का चक्कर लगा रहा होता है। अबाउट रोटेट करने का मतलब क्या है? कि उस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा सेम रहेगी। पोजीशन तो चेंज हो रही है, तो अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे मोशन हो रहा है, लेकिन उस एक पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा सेम है, मोशन होने के बावजूद भी वो नहीं बदल रही है, तो वो गोल गोल चक्कर काट रहा है, इसीलिए हम कहेंगे ये सर्कुलर मोशन है। तो इस फिगर में देख सकते हो सम ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। जैसे ये ए वाले फिगर के अंदर एनिमल ड्रिवन वाटर पंप है, यानी एक तरह का पंप है ये, जो कि एनिमल्स के थ्रू काम करता है। ये जो गाय वगैरह है या बुल है, ये ऐसे गोल गोल घूमेगी, तो ये बकेट टाइप का ऐसे बना होता है, तो ये पानी ऐसे जाकर और पंप की तरह काम करता है, पानी यहाँ निकलता है। ठीक है, तो ये एनिमल भी चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, और ये जो आपकी बकेट है ये भी ऐसे घूम रही है। बी वाला देख सकते हो डायरेक्शन वाला है, ये भी ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। सी में फैन है, इसकी जो ब्लेड है वो चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन अ ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन।
तो और क्या एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन के, कि आपका इलेक्ट्रिक फैन है, पंखा है, उसकी ब्लेड पे एक पॉइंट मार्क कर दो, तो जब पंखा चलेगा तो वो जो पॉइंट है उसका जो मोशन होगा, जो पॉइंट आपने लगाया उस ब्लेड पे, वो कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये जैसे मान लो हमारा फैन है, ये ऐसे ऐसे घूमता है। अब इसकी किसी ब्लेड पे हम एक पॉइंट लगा देते हैं। चलो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देते हैं। अब इसको जब हम घुमाएंगे तो ये जो फैन का सेंटर है और ये पॉइंट है, इसकी दूरी हमेशा सेम रहेगी। जैसे मान लो ये अभी यहाँ से यहाँ दूरी सेम है, अगर ये घूमेगा यहाँ तो भी इसकी दूरी यहाँ से यहाँ सेम रहेगी। और घुमा लो, अभी भी ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ वाली सेम है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो ऐसे यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक पहुँचा कि नहीं, आगे भी ऐसे घुमाते रहेंगे तो ये पॉइंट तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अभी यहाँ पर है और घुमा देंगे, देखो यहाँ पहुँच गया, और घुमा देंगे तो यहाँ पहुँच गया। तो ये गोल गोल घूम रहा है, लेकिन इसकी यहाँ सेंटर से बीच से जो दूरी है वो बराबर है। तो इस पॉइंट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये जो पॉइंट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, कि किसी पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है, और जिस पॉइंट के अबाउट वो घूमेगा उस पॉइंट से उसकी दूरी सेम रहेगी हमेशा। तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो समझ गए। इसी तरह से जो घड़ी की सुई होती है वहां पर भी अगर कोई पॉइंट आपने मार्क कर दिया तो जहां वो सुई फिक्स होती है उस पॉइंट से इसकी दूरी सेम रहेगी, वो नहीं बदलेगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फैन है या जो क्लॉक है वो मूव नहीं कर रही है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो। पंखा तो वहीं लगा हुआ है, घड़ी तो वहीं दीवार में लगी है, बट द ब्लेड्स ऑफ द फैन रोटेट, यानी पंखे की जो ब्लेड है वो घूम रही है, वो रोटेट कर रही है। इसी तरह जो हैंड ऑफ क्लॉक है वो घूम रही है, पूरी क्लॉक नहीं जा रही कहीं। अगर कोई पॉइंट हम मार्क कर दें फैन की ब्लेड पे या फिर क्लॉक की हैंड पे, तो जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन, यानी इस पॉइंट और पंखे का जो सेंटर है बिल्कुल बीचों बीच है, उसकी जो दूरी है, या फिर अगर घड़ी वाला एग्जाम्पल हमने लिया है तो वहां पर जो मेन पॉइंट है बीच वाला, उससे उस पॉइंट की जो दूरी है विल रिमेन द सेम एज दे रोटेट। तो घूमते रहेंगे लेकिन वो दूरी हमेशा सेम रहेगी। ये चीज मैंने आपको करके दिखा दिया। अब कुछ केस में क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। तो कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करता है कुछ टाइम के बाद, यानी अभी जो मोशन किया था थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही मोशन करेगा, फिर थोड़ी देर बाद वैसे ही मोशन करेगा। तो इस तरीके के मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल इसका क्या है, टेक द स्टोन टाइड विद द स्ट्रिंग दैट यू हैव यूज्ड इन एक्टिविटी 6। तो वही स्टोन जो आपने धागा बांधा था इसमें एक्टिविटी 6 में, वही वाला आपको ले लेना है। अब स्ट्रिंग को, उस धागे को अपने हाथ में होल्ड कर लेना है, एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट, और पत्थर को झूलने दो। ठीक है, डोरी को पकड़ लेना है और पत्थर इस तरह से लटकता रहेगा। फिर क्या करोगे, पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड एंड लेट इट गो। अब दूसरे वाले हाथ से, एक हाथ से तो आपने डोरी पकड़ी है, दूसरे वाले हाथ से पत्थर को पुल करो, एक साइड खींचो, यानी एक साइड ले जाओ और छोड़ दो, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्टोन है वो इधर उधर जा रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है कि नहीं, लेफ्ट राइट स्विंग कर रहा है। दिस इज अ पेंडुलम। तो इसको हम क्या कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं, जहाँ पर एक स्ट्रिंग होती है, एक धागा होता है और एक मास, जैसे यहाँ पर हमने पत्थर लगाया है तो वो लगा होता है और इस तरह से स्विंग कर रहा होता है, तो उसको हम पेंडुलम कहते हैं। घड़ी वगैरह के अंदर भी आपको पेंडुलम देखने को मिलता है, जैसे बी वाले में देखो, यहाँ जो घड़ी बनी है नीचे लगा हुआ है ना, इसी को हम पेंडुलम कहते हैं। तो डोरी होती है या चैन होती है या कोई रॉड होता है और नीचे कोई वजन वाली चीज़ लगी होती है, कोई पत्थर हो गया या कोई बॉल टाइप का लगा है, तो ये मिलाकर जो है वो पेंडुलम बनता है और वो स्विंग करता है लेफ्ट राइट इस तरह से। Sometimes to have a lot of fun with and sometimes that will help us understand about periodic motion। तो कभी कभी हमें बहुत मज़ा आता है और कभी कभी ये हमारी मदद करता है, यानी ये जो हम मज़ा लेते हैं ना, ये हमें मदद करता है समझने में अबाउट पीरियोडिक मोशन। जैसे आप झूला झूलते हो तो वहाँ पर तो मज़ा आ रहा होता है आपको, लेकिन वो कैसा एग्जाम्पल है, इसी पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है कि झूला एक साइड जाता है फिर वापस आएगा, फिर आगे पीछे इस तरह से होता रहता है ना। तो झूले पे तो आप मज़े के लिए आते हो, वहाँ पढ़ने थोड़ी ना जाते हो झूले पे, लेकिन वो झूला झूलना अगर मैं आपको बताऊं कि वो पीरियोडिक मोशन है तो आप उसे अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझ पाओगे कि अच्छा झूला तो हम झूलते थे, वो कैसा मोशन था हमको पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया कि वह कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पे वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। जैसे मान लो झूला आगे गया, फिर घूम के पीछे आएगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो आगे जाएगा, तो आगे जाने वाला मोशन एक बार हुआ था, थोड़ी देर बाद फिर से आगे गया, फिर आगे गया, इस तरह से बार बार वो मोशन हो रहा है ना, तो इसीलिए हम उसे कहेंगे पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ पेंडुलम जो कि हमने देखा, अ ब्रांच ऑफ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर। तो पेड़ की कोई डाल है वो इधर उधर मूव कर रही है, जैसे हवा चलती है ना तो इधर उधर डाल हिलती है। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, कोई बच्चा है वो झूले पे है तो झूला झूलेगा तो वो जो मोशन होगा वो कैसा होगा, पीरियोडिक मोशन है। स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, तो गिटार की जो स्ट्रिंग होती है जब गिटार बजाया जाता है तो उनकी स्ट्रिंग के अंदर भी पीरियोडिक मोशन हो रहा होता है। अब जैसे मान लो ये गिटार की स्ट्रिंग है तो गिटार कैसे बजाया जाता है, ऐसे ऐसे किया जाता है। तो जब ये ऐसे फिंगर जाएगी या उसकी जो पत्ती होती है उससे जब हम ऐसे करते हैं तो ये देखो ये स्ट्रिंग ऐसे नीचे आएगी थोड़ा सा, और फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो ये वापस अपनी जगह पहुंच गई कि नहीं। फिर जब ऐसे ऊपर से नीचे करेंगे तो नीचे आएगी,
या नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रही है और फिर अपनी जगह वापस आ जा रही है। तो यहाँ भी पीरियोडिक मोशन हो रहा है कि नहीं, कि एक बार नीचे गई और फिर ये वापस आ गई, फिर से आपने जब फिंगर लगाई वहाँ पर तो फिर नीचे आ गई। इस तरह से ऊपर से नीचे वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर पे रिपीट कर रही है, तो ये पीरियोडिक मोशन है। और द सरफेस ऑफ ड्रम्स, जिसे हम तबला कहते हैं, जब उसको बजाया जाता है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, पीरियोडिक मोशन के। तो जो आपका ड्रम होता है, नहीं तबला होता है, उसके अंदर कैसे मोशन होता है थोड़ा इसको समझते हैं। मैं एक रफ सी फिगर बनाऊंगा। तो इस तरह से तबला है, इसके ऊपर वाली जो सरफेस है उसे मैं रेड से बना रहा हूँ ये। तो इस तबले पे हाथ मारा जाता है, हिट किया जाता है। तो जब हिट होता है तो उसमें से आवाज़ निकलती है। तो जब इस पे हाथ पड़ता है तो ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, ये जो सरफेस है, ये जो लेयर है, वो थोड़ा सा नीचे जाती है, ऐसे थोड़ा सा नीचे, बहुत हल्का से जाती है। उसके बाद जब हाथ हटता है तो वापस से ये ऊपर आ जाती है, फिर हाथ पड़ता है तो ये नीचे जाती है। तो ऊपर वाली जो सरफेस है जहाँ पर हाथ पड़ता रहता है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये पीरियोडिक मोशन तो हुआ, अपने मोशन को रिपीट कर रही है। जैसे हाथ पड़ा था तो ऊपर से नीचे गई, फिर नीचे से ऊपर आ गई, फिर हाथ पड़ेगा फिर ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं। या नीचे से ऊपर, ये वाला देख लोगे तो ये भी रिपीट हो रहा है थोड़े थोड़े टाइम पे। तो पीरियोडिक मोशन में एक चीज़ आप ये ध्यान रखना ना, कि वो मोशन होगा, फिर वो बैक जाएगा, फिर से वो वाला मोशन होगा, फिर वो बैक जाएगा, पीछे आएगा, फिर वो मोशन होगा, ऐसे होता है यहाँ पर। Bujo is not sure why we say that the distance of the stone from your hand is the same when we whirl it around. अब बूझो श्योर नहीं है, यानी वो पक्का नहीं है कि जो डिस्टेंस है स्टोन की ना आपके हाथ से, वो सेम है जब उसे वेल करते हैं, घुमाते हैं गोल गोल। तो वो कह रहे हैं ये बात हमको समझ में नहीं आ रही, कैसे डिस्टेंस सेम रहती है। क्या आप उसकी मदद कर सकते हो उसको समझने में? ये बात याद रखना, जो स्टोन होता है वो किससे बंधा होता है, स्ट्रिंग से, डोरी से बंधा होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। अब इस पॉइंट पे जहाँ मैंने पकड़ा है और ये जो स्टोन है, जब इसको हम घुमा रहे हैं तो इसकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की स्टोन से वो सेम है। सेम इसलिए है क्योंकि जब घुमाओगे आप ना तो देखोगे स्ट्रिंग आपकी टाइट है, ये छोटी बड़ी नहीं हो रही है। जैसे अभी मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ तो देखो डिस्टेंस कम हो गई कि नहीं, और करीब ले आओ, बिल्कुल मिला दो यहाँ, तो मैं करीब दूर कर सकता हूँ। लेकिन जब घुमाओगे तो ये बिल्कुल टाइट रहेगा और टाइट में ही ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे पूरा गोल गोल। तो स्ट्रिंग की यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई तो सेम है। अगर ये सिकुड़ेगी नहीं और फैलेगी नहीं तो अगर हम इसको यहाँ उठा के स्टोन को यहाँ कर दें तो भी यहाँ से यहाँ की दूरी सेम होगी। अगर मैं उठा के इसको इधर कर दूँ तो भी यहाँ से यहाँ सेम रहेगी। इसीलिए जब ये घूम रहा है तो दूरी हमेशा सेम है, क्योंकि ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, तो ये दूरी भी कम ना ज़्यादा होगी, सेम रहेगी। तो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो कोई ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा या उसका कोई पार्ट रिपीट करता है अपने मोशन को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। जैसे हमारा पेंडुलम हो गया, तो उस पेंडुलम में जो स्टोन हमने लिया था, जो पत्थर हमने लिया था, वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा है कि नहीं। जैसे मान लो अभी ये ए वाले पॉइंट पे है, अब ये स्विंग करते हुए बी पे पहुंच गया, तो ए से बी मोशन हुआ, अब ये बी से वापस होगा ए पे पहुंच जाएगा। भाई जहाँ से चला था वहाँ जब तक नहीं पहुँचेगा मोशन रिपीट कैसे होगा। मोशन तो ए से बी हुआ था तो उसे ए पे वापस जाना पड़ेगा, तभी वो ए से बी फिर से हो पाएगा। तो बी से ये बैक जाएगा, अब ए पे पहुंच गया, अब फिर से ये ए से बी जाएगा। इसी तरह ही चलता रहेगा कि ए से बी वाला मोशन बार बार रिपीट हो रहा है एक फिक्स टाइम के बाद। फिक्स टाइम का मतलब वापस आने में, उसको बैक आने में जो टाइम लगेगा वो हर बार लगेगा। जितनी बार ए से बी जाएगा, जब बी से ए आएगा तो वही टाइम बार बार लगेगा। तो ये होता है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, कि एक फिक्स टाइम के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करेगा। तो ऊपर फिगर में जो बना है वो पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं। क्या आपने ऑब्जर्व किया था स्विंग मशीन यानी सिलाई वाली जो मशीन थी, एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में हमको ये ऑब्जर्व करना था सिलाई मशीन के बारे में कि कैसा मोशन होता है वहाँ पर। तो आपने देखा होगा, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन। जो सिलाई मशीन है वो अपनी जगह पर रहती है। अगर जैसे मान लो कपड़ा उससे सिल रहे हैं तो सिलाई मशीन कहीं नहीं जाती, उसमें जो पार्ट लगे होते हैं वो मोशन कर रहे होते हैं। जैसे उसमें एक व्हील टाइप का लगा होता है, पहिया टाइप का लगा होता है, जो कि मूव करता है कैसे, सर्कुलर मोशन में, गोल गोल घूम रहा होता है। और इसी सिलाई मशीन में एक नीडल होती है, सुई होती है, दैट मूव्स अप एंड डाउन कॉन्टिन्यूअसली। तो जो व्हील होती है वो गोल गोल घूम रही होती है, सर्कुलर मोशन कर रही होती है। वहीं जो सुई होती है, जो नीडल होती है, वो अप एंड डाउन मोशन कर रही होती है, ऊपर नीचे कर रही होती है। एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट, इजंट इट। तो व्हील जब घूम रही होती है तो सुई ऊपर नीचे हो रही होती है, यानी व्हील को ही घुमाया जाता है तो सुई ऊपर नीचे होती है। व्हील को रोक देंगे तो सुई भी ऊपर नीचे होना बंद हो जाएगी। तो क्या ऐसा नहीं होता? बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये जो नीडल है उसमें क्या हो रहा है, पीरियोडिक मोशन हो रहा है, क्योंकि ऊपर थी, ऊपर से नीचे गई, फिर नीचे से बैक आएगी यानी ऊपर आएगी, फिर ऊपर से नीचे गई,
तो ऊपर से नीचे बार बार रिपीट कर रही है कि नहीं। या दूसरा वाला मोशन देख लें, नीचे से ऊपर जाने वाला, तो नीचे से ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से बैक आएगी नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर जाएगी, तो नीचे से ऊपर थोड़े थोड़े टाइम पे रिपीट कर रही है कि नहीं। तो कैसे भी हम देख सकते हैं, ऊपर से नीचे वाला देख सकते हैं, नीचे से ऊपर वाला देख सकते हैं, वो मोशन थोड़े थोड़े टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। तो सिलाई मशीन के अंदर हमको दो तरीके के मोशन देखने को मिलता है, एक उसके व्हील वाले पार्ट में सर्कुलर वाला मोशन और एक निडल वाले पार्ट में पीरियोडिक मोशन। क्या आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया द मोशन ऑफ बॉल ऑन ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे बॉल मोशन कर रही होती है। जैसे मान लो क्रिकेट की बॉल है, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और बॉल ग्राउंड पे रोल करते हुए जा रही है, ग्राउंड से लग के बिल्कुल भाग रही है, तो कैसे होता है मोशन। तो यहाँ जो बॉल होती है वो ग्राउंड पे रोल हो रही है, घूमते हुए जा रही है, तो घूम भी रही है और आगे की तरफ भी जा रही है, यानी हम कह सकते हैं बॉल रोटेट भी कर रही है एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड ऑन द ग्राउंड। बॉल रोटेट भी कर रही है, घूम भी रही है और आगे की तरफ भी बढ़ रही है। Thus the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion। तो यहाँ पर बॉल एक साथ दो तरीके का मोशन कर रही है। एक तो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया कि ग्राउंड में आगे की तरफ बढ़ रही है, कि स्ट्रेट लाइन में चले जा रही है, साथ ही साथ रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, यानी बॉल घूम भी रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरह से मोशन देखने को मिलेगा। क्या आप कोई और एग्जाम्पल सोच सकते हो जहाँ पर ऑब्जेक्ट अंडरगोज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो एक साथ कई तरीके का मोशन कर रहा हो, दो या दो से ज़्यादा मोशन कर रहा हो। तो आप बाइसिकल का एग्जाम्पल ले सकते हो। बाइसिकल में जो व्हील होती है, जो उसकी पहिया होती है, वहाँ क्या हो रहा होता है, जब साइकिल आप चलाते हो तो पहिया घूम भी रही होती है और आगे की तरफ भी बढ़ रही होती है, तभी ना साइकिल आगे बढ़ती है। तो इसमें आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल। यहाँ पर रोटेशनल और रेक्टिलिनियर मोशन दोनों हो रहा होता है। तो जो भी मोशन अभी तक हमने डिस्कस किया उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो एक मोशन हमने देखा रेक्टिलिनियर मोशन, जहाँ पर मोशन कैसे होता है, एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधा मोशन हो रहा होता है। दूसरा हमने देखा सर्कुलर मोशन, जहां मोशन कैसे होता है, गोल सा मोशन हो रहा होता है, गोल गोल घूम रहा होता है किसी एक पॉइंट के अबाउट। जैसे मान लो ये पॉइंट है, इसी के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल है कोई, और ये गोल गोल इस तरह से घूम रही है इस पॉइंट के अबाउट। पॉइंट के अबाउट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट से बॉल की जो दूरी है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये जो दूरी है वो कितना भी घूमती रहे, ये दूरी हमेशा सेम रहनी चाहिए। एक हमने देखा पीरियोडिक मोशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने पेंडुलम देखा था, पेंडुलम कैसे बनता है, एक हमने जैसे स्ट्रिंग ले ली, या रॉड ले सकते हो, चेन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जैसे स्ट्रिंग आपको बताया गया, तो बस ये ध्यान रखना कि एक स्ट्रिंग है, एक डोरी है, उससे हमने कोई मास लटका दिया, कोई वजन वाली चीज़ लटका दी, जैसे स्टोन लगा दिया, तो उसको हमने यहाँ तक इस तरह से ले गए, इस वाले पॉइंट पे, इसको हम मान लेते हैं ए। तो यहाँ से ये घूमते हुए इस पॉइंट पे पहुँचेगा, इसको मान लेते हैं बी वाला पॉइंट। तो ये ए से बी जा रहा है, फिर वापस आएगा, फिर से ए से बी जाएगा, फिर बी से आएगा, तो इसमें कुछ टाइम बीतेगा कि नहीं, फिर से ये ए से बी जाएगा, इस तरह से ही करता रहेगा। यानी ए से बी वाला जो मोशन है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद रिपीट होता रहेगा। इसीलिए इसको हम पीरियोडिक कहते हैं कि एक टाइम पीरियड के बाद, कुछ देरी के बाद वो अपने मोशन को फिर से रिपीट करेगा। और एक मोशन होता है आपका रोटेशनल मोशन। इसमें कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे घूम रहा होता है। सर्कुलर में तो किसी के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगा रहा होता है किसी पॉइंट के अबाउट। रोटेशनल में वो अपनी जगह पर घूम रहा होता है, जिसे हम कहते हैं अपनी एक्सिस पे। जैसे बॉल है ये, तो बॉल अपनी जगह पर ही ऐसे गोल गोल घूमने लगे तो उसे हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। जैसे यहाँ पर दो एग्जाम्पल देख सकते हो। लेफ्ट साइड में बॉल का सर्कुलर मोशन हो रहा है, बॉल किसी पॉइंट के अबाउट गोल गोल चक्कर लगा रही है, घूम रही है। और राइट साइड रोटेशनल मोशन हो रहा है कि यहाँ पर बॉल अपनी जगह पर ही घूम रही है। ठीक है, तो सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। तो हमने बहुत सारी मेजरमेंट एक्टिविटीज़ की, यानी चीज़ों को मेज़र किया और डिस्कस किया कुछ तरीके के मोशन को, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, पीरियोडिक, रोटेशनल। हमने ये देखा कि मोशन क्या है, मोशन चेंज है पोजीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ, यानी टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन कितना चेंज हो रही है। अभी यहाँ था, थोड़ी देर बाद वहाँ चला गया, तो ये होता है मोशन के अंदर कि उसी जगह पर वो नहीं रहता, अपनी जगह बदल रहा होता है टाइम के साथ। अब ये जो चेंज है पोजीशन में, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं थ्रू डिस्टेंस मेजर। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो अभी ए वाली पोजीशन पे था, थोड़ी देर के बाद वो बी वाली पोजीशन पे पहुंच गया, तो इसके बीच की दूरी हम मेज़र करके निकाल सकते हैं। भाई छोटी दूरी है तो आप सेंटीमीटर स्केल यूज़ कर लो, अगर बड़ी दूरी है तो मीटर स्केल का यूज़ कर लो। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग डिवाइस का यूज़ करके इस डिस्टेंस को हम मेज़र कर सकते हैं कि नहीं, कि कितनी दूर मोशन हुआ, पोजीशन कहाँ से कहाँ कितनी चेंज हुई, ये पता कर सकते हैं। दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई मोशन कितना फास्ट या स्लो हुआ है, तेज़ी से मोशन हुआ है या धीरे मोशन हुआ है। जैसे मान लो एक बंदा है राहुल ए से बी जाने में 5 मिनट लगाता है,
ठीक है, 5 मिनट का टाइम लगता है, वो ए से बी पहुंच जाता है। वहीं एक बंदा है, उसका नाम है सुमित, उसको ए से बी जाने में 30 मिनट लगता है, आधा घंटा लगता है। तो बताओ कौन फास्ट चला और कौन स्लो चला? भाई ये पक्की बात है कि राहुल फास्ट चला, तभी तो 5 मिनट पहुंच गया, और सुमित को उतनी ही दूर जाने में 30 मिनट लग गया, यानी उसको ज्यादा टाइम लगा। ज्यादा टाइम क्यों लगा? धीरे धीरे जा रहा होगा कि नहीं? राहुल को कम टाइम इसलिए लगा क्योंकि वो तेज चल रहा था, 5 मिनट में पहुंच गया। सुमित 30 मिनट लगा, उसको धीरे धीरे चल रहा था। तो इससे ये पता चल जाता है कि कोई मोशन कितना फास्ट या स्लो है। जो मूवमेंट होता है स्नेल का ग्राउंड में, या जो बटरफ्लाई फ्लिटरिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, फ्लिटरिंग का मतलब होता है फुदकना, जैसे तितली इधर से उधर जल्दी जल्दी जाती रहती है ना, तो वो अ रिवर फ्लोइंग अलोंग ऑन क्लियर राउंडेड पेबल्स, यानी कोई नदी बह रही है किसी साफ और गोले कंकड़ों पे। पेबल्स का मतलब कंकड़ होता है, तो कंकड़ पत्थर वगैरह होता है, उसी के ऊपर नदी बह रही होती है। कोई एरोप्लेन है, वो उड़ रही है बहुत ऊपर हवा में। मेकिंग जेट ट्रेल्स, जेट ट्रेल क्या होता है? जैसे जेट प्लेन वगैरह होती है ना, तो कभी कभी देखते हो पीछे एक वाइट कलर की लाइन बन रही होती है, या वो अलग अलग कलर की भी होती है। जैसे आर्मी के प्लेन वगैरह जब स्टंट दिखाते हैं ना, तो उसमें ट्रेल निकल रहा होता है, ठीक है, धुएं टाइप का निकल रहा होता है, क्लाउड टाइप का कह सकते हो, तो वो होता है। चांद पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। देयर इज मोशन एवरीवेयर अराउंड अस, तो हर जगह हमको मोशन देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आकर यहाँ पर खत्म हो जाती है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है, जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।